बर्बाद कर दिया। 20 अध्याय 231 हे मैं काला हूं। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की रोशनी घर में चमकने लगी और अंदर रखे जेड बनावट वाले लकड़ी के सामान से बने फर्नीचर से हल्की रोशनी आने लगी, जिससे कमरे में एक प्रकार का सरल आकर्षण फैल गया। जीनियस लिन युआन की छाती पर आराम से सो रहा था, जबकि चिमी उसकी गर्दन पर सो रही थी। जब वह अपना छोटा सा सिर हिलाता था तो उसके सिर के ऊपर के पंख उसकी गर्दन से रगड़ खाते थे। इस हल्की सी हलचल ने उसे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इस सुकून भरे आराम ने उसकी सारी थकान दूर कर दी थी। लिन युआन ने चिमी और जीनियस को सावधानी से तकिए पर लिटाया और कंबल को ऊपर की ओर सरका दिया, जिससे दोनों के सिर खुले हुए थे। फिर उसने कपड़ों का एक सेट उठाया, जिसे तैयार करने में वेन्यू ने कल रात मदद की थी, उन्हें पहना और कमरे से बाहर चला गया। वह मूलतः कभी सफेद कपड़े नहीं पहनते थे। अब जब उन्होंने सफेद रेशमी लबादा पहन लिया है, तो इससे उनकी जवानी और भी निखर कर सामने आ रही है। जब वह नीचे की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि लियू जी दलिया और साइड डिश लेकर रसोई से बाहर आ रही थी। लिन युआन को देखकर लियू जी मुस्कुराए और कहा, सुप्रभात लिन युआन। लिन युआन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। बड़े भाई लियू, मैं आपकी मदद करूंगा। उसी समय वेन्यू बाहर से आया और बोला, युवा मास्टर, आपकी डिलीवरी आ गई है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। जब लिन युआन ने यह सुना, तो उसने लियू जी से लिए गए ताजे कटे फलों की प्लेट मेज पर रख दी और जल्दी से दरवाजे की ओर चल दिया। चूंकि क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हुक्वान कल जेड टेक्सचर्ड लाल चंदन से बने मछली टैंक की डिलीवरी करने वाला था, लिन युआन के पास अभी भी मछली टैंक की तैयारी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं। स्टार वेब से खरीदी गई इन नई परियों ने वास्तव में लिन युआन के बहुत सारे प्रयासों को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वह पिछले 10 दिनों से उन्हें उच्च कीमत पर खरीद रहा था। लिन युआन एक क्रिएशन मास्टर था। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि सिल्वर यूसनेया और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश, जिनकी बहुत मांग थी, कितने दुर्लभ थे। लेकिन फे के इस बड़े बैच के अधिग्रहण ने उसे गहराई से समझा दिया कि दुर्लभ फे संसाधन कितने मूल्यवान थे। ये परी निम्न श्रेणी की थीं, जिन्हें क्रिएशन मास्टर्स ने बढ़ाया नहीं था, लेकिन इसके लिए लिन युआन को रेडियंस डॉलर की एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी थी। जिस कुरियर के लिए उसने हस्ताक्षर किए थे, उसमें 2 गोल्ड फेस स्टोरेज बॉक्स थे। रसीद पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने उन्हें अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रख दिया और लियूजी और वेन्यू के साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल में चला गया। वेन्यू रसोई से बाहर आया और पेपरमिंट मीट पैटी को उठाते हुए कहा, युवा मास्टर, मुझे नहीं पता कि आज सुबह बड़े भाई लियू ने पेपरमिंट मीट पैटी में क्या सामग्री डाली थी, लेकिन इसकी खुशबू हमेशा की तुलना में बहुत अच्छी है। लियू जी ने ताज़ा उबले दूध का बर्तन उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस बार पेपरमिंट मीट पैटी के लिए गोल्ड पिग फे के मांस का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी खुशबू बहुत ज्यादा सुगंधित है। भोजन के दौरान वे हमेशा की तरह बातें करते रहे। हालांकि लिन युआन को यह महसूस हो गया कि लियू जी आज सुबह हमेशा की तुलना में बहुत शांत थे, जैसे कि उनके मन में कुछ चल रहा हो। लिन युआन ने सीधे तौर पर पूछा, बड़े भाई लियू, क्या आपके दिमाग में कुछ है? उस प्रश्न को सुनकर लियू जी ने कल रात जो निर्णय लिया था वह और भी दृढ़ हो गया और उसने उत्तर दिया, युवा गुरु, मुझे लगता है कि यहाँ शाही राजधानी में मेरी प्रगति थोड़ी धीमी है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। क्या यह ठीक है? लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि उसने सोचा था कि यह कोई महत्वपूर्ण बात है, लेकिन यह बस यही निकला। बड़े भाई लियू, हालांकि आप मेरे अनुचर शूरवीर हैं, मैंने कभी आपके जीवन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचा। आप अभी भी अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। मेरे अनुचर शूरवीर होने के बजाय मुझे लगता है कि हम दोस्त की तरह ज्यादा हैं। यह सुनकर लियू जी को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, हाथ में दूध उठाया और कहा, दोस्ती की जय। 3 कप आपस में टकराए, जिससे स्पष्ट टक्कर की ध्वनि निकली और कप का सारा दूध खत्म हो गया। लियू जी ने लिन युआन की ब्लैक के रूप में पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जब वह चाहेगा तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बता देगा। यह देखकर कि लियू जी के दिमाग में और कुछ नहीं है, लिन युआन ने पूछा, बड़े भाई लियू, रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में भाग लेने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? लियू जी को लिन युआन के सवाल पर आश्चर्य नहीं हुआ। उनके विचार में लिन युआन की ताकत और उम्र को देखते हुए, अगर वह रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता तो यह अफसोस की बात होगी। इस प्रकार लियू जी ने लिन युआन को वह सब बताया जो वह जानता था। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के लिए प्रतियोगिता कुछ और नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के चरित्र, शक्ति और प्रतिभा की परीक्षा है।
चयन में शामिल होने के 3 तरीके हैं। पहला सबसे बुनियादी तरीका है, जो कि रेडियंस फेडरेशन के 12 ही शहरों में से प्रत्येक में सिटी 100 बनना है, ताकि रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन के लिए योग्यता प्राप्त की जा सके। दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों ने महान योगदान या उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और जो 24 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए फेडरेशन के अधिकारियों के पास आवेदन करने का मौका मिलता है। तीसरा तरीका रेडियंस 100 के शीर्ष विशेषज्ञों से अनुशंसा पत्र प्राप्त करना है। लियू जी की बातें सुनकर लिन युआन ने हैरानी से सिर हिलाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिन युआन के लिए तीसरा तरीका ज्यादा आसान था। जब तक उसके पास अपने गुरु चंद्र महारानी का अनुशंसा पत्र था, वह रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में शामिल हो सकता था। हालांकि उसने फिर भी पूछा, दूसरे तरीके के लिए किस तरह के योगदान या उपलब्धि की आवश्यकता है? लियू जी ने उत्तर दिया, दूसरा तरीका वास्तव में अन्य दो की तुलना में सबसे कठिन है। जब आप रेडियंस फेडरेशन की रक्षा करेंगे, फेडरेशन व्यापी पुरस्कार प्राप्त करेंगे या स्टार टॉवर पर अपनी खुद की विशेष उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, तो आपको योग्यताएं मिलेंगी। उदाहरण के लिए, ब्लैक की योग्यताएं संभवतः दूसरे तरीके की शर्तों के अनुरूप हैं। लियू जी के शब्दों ने लिन युआन की आंखों में चमक ला दी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश करने के लिए इस दूसरी आवश्यकता को पूरा करता है। अपनी योग्यताओं के बावजूद स्टार वेब पर अपनी विशेष उपलब्धियों के आधार पर लिन युआन ने पूरी तरह से आवश्यकताओं को पूरा किया। हालांकि उन्हें स्टार वेब के अधिकारियों से खबर मिली थी और सेलेस्टियल सीढ़ी उपलब्धि वेदी पर ब्लैक की आभासी छवि को अभी भी लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इसमें डिजाइन और अन्य मुद्दे शामिल थे, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा। ऐसा लग रहा था कि अगर लिन युआन ने स्टार टॉवर की विशेष उपलब्धियों का उपयोग करके रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली, तो यह सबसे आसान था। इसके अलावा लियू जी ने काले का उल्लेख किया था, इसलिए लिन युआन ने कहा, हे बड़े भाई लियू, मैं काला हूं। युआन ने उसे कभी भी अपनी अश्वेत पहचान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि लियू जी और वेन्यू ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं लगी। अब जब उसने लियू जी से यह बात सुनी थी, तो लिन युआन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी वेन्यू और लियू जी उसके अपने ही थे। लियू जी के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं थे, और यही बात वेन्यू पर भी लागू थी। लियू जी को जब कल रात इस बारे में पता चला, तो वह बहुत हैरान था। चूंकि उसे पहले ही सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए हैरान होने की कोई बात नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने बिना कुछ छिपाए अपनी पहचान उजागर कर दी थी, जिससे लियू जी को लिन युआन द्वारा भरोसा किए जाने पर बहुत खुशी हुई। वेन्यू एक हैमस्टर की तरह पेपरमिंट मीट पैटी खा रहा था और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, सिवाय इसके कि वह यह उम्मीद कर रहा था कि यह एक स्वाभाविक बात है। उनकी राय में चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में लिन युआन की पहचान संभवतः मुख्य अनुक्रम होने से अधिक प्रतिष्ठित होगी। चंद्र साम्राज्य न केवल कक्षा 5 की सृजन मास्टर और रेडियंस फेडरेशन की शीर्ष विशेषज्ञ थीं, बल्कि युवावस्था में वह रेडियंस दूत भी थीं। लिन युआन ने लियू जी और वेन यू के भावहीन चेहरों को देखा और दंग रह गया। क्या वे सचमुच बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए? लिन युआन को यह बात हैरान कर गई। अगर लिन युआन को अचानक पता चल जाए कि लियू जी महिलाओं के कपड़े पहने एक बॉस है, तो वह निश्चित रूप से हैरान हो जाएगा। लिन युआन ने पेपरमिंट मीट पैटी के 2 निवाले लिए और पूछा, बड़े भाई लियू, रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों में किस तरह की ताकत है? लियू जी ने लिन युआन की बातें सुनी, तो वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने जवाब दिया, मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस के हर सदस्य के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन आप निश्चित रूप से स्टार वेब पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, तो चीजें निश्चित रूप से बदतर हो जाएंगी। लिन युआन यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। बड़े भाई लियू, आप ऐसा क्यों कहते हैं? लियू जी ने जल्दी से समझाया, रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों ने सभी खुले और प्रदर्शन द्वंद्वों के दौरान साथ ही सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्वों के दौरान जिन सभी फे का इस्तेमाल किया, वे हैं जिनका उन्होंने चयन के लिए उपयोग किया था। जब प्रत्येक सदस्य को रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उन्हें फेडरेशन से बड़ी संख्या में संसाधन प्राप्त होंगे। इसलिए उन्हें बहुत पहले ही अपना ध्यान अपने फ़े पर केंद्रित कर लेना चाहिए था और नए फैंटेसी ब्रीड फ़े को पोषित करने के लिए समझे गए
विल पावर रून का उपयोग करना चाहिए था। हालांकि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति इतना संदिग्ध है कि वे प्रत्येक वर्ष की अनुक्रम रैंकिंग में अपनी ताकत को छिपाते हैं और अपनी ताकत का खुलासा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका लक्ष्य ताकत हासिल करना और एक ही बार में आगे बढ़ना है, ताकि रैंकिंग में काफी ऊपर उठ सकें। इसीलिए या तो सदस्यों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, या इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा। हर साल लोग रैंकिंग में नीचे और ऊपर जाएंगे। मेरे उदाहरण को ही लीजिए। 4 साल पहले मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य बन गया था। लेकिन जब मैंने दूसरे साल सीक्वेंस रैंकिंग में हिस्सा लिया, तब भी मैंने इंसेक्ट क्वीन की नॉर्मल, एलीट और सिल्वर क्षमताओं का इस्तेमाल किया। भले ही मेरे पास गोल्ड क्षमता लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ्स है, लेकिन मैंने इसे हमेशा छिपा कर रखा है और कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। लिन युआन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो लियू जी न कह सके। बाहरी लोगों को रेडियंस 100 सीक्वेंस के ऐसे अंदरूनी रहस्यों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता होगा। लिन युआन थोड़ा स्तब्ध था। उसने रेडियंस 100 सीक्वेंस की ताकत को व्यर्थ ही समझ लिया था। अगर उसने लियू जी से नहीं पूछा होता और इसके बजाय स्टार वेब पर दी गई जानकारी को गंभीरता से लिया होता, तो शायद यह उसके लिए घातक जाल बन जाता। इससे वह यह याद किए बिना नहीं रह सका कि कुछ महीने पहले जब वह दुनिया की आत्मा क्यूई को महसूस करने में सक्षम हुआ था, तो उसने सीक्वेंस 18 व्हाइट डेविल एंड सीक्वेंस 47 अज्ञात फ्लेम के बीच प्रदर्शन द्वंद्व देखा था। दोनों के बावजूद लिन युआन की वर्तमान राय में उन्होंने जो ताकत दिखाई थी, वह अब उतनी आश्चर्यजनक नहीं थी। यह पता चला कि उन्होंने अपनी ताकत छिपाई थी और अपनी ताकत तब दिखाई थी जब उन्हें रेडियंस 100 सीक्वेंस में चुना गया था। ऐसी खबर के कारण उसके अंदर एक तरह की तात्कालिकता की भावना पैदा हो गई। खाने के बाद लिन युआन अपने कमरे में लौट आया और अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। लिन युआन का भी निकट भविष्य में प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का इरादा था, लेकिन उसने लियू जी के साथ जाने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी ताकत में बहुत अंतर था, इसलिए यदि वह लियू जी के साथ बाहर जाता, तो वह जीवन मरण की स्थितियों में प्रशिक्षण के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। लिन युआन की राय में मॉर्बियस के स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन द्वारा उत्पादित स्पिरिट क्यू क्रिस्टल के लिए सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे को बढ़ाना उसके लिए आसान था। इस प्रकार उसने अभी भी अपने स्पिरिट क्यू प्रोफेशनल की रैंक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सुबह आए 2 गोल्ड फे स्टोरेज बॉक्स खोले। उनमें से एक में 99 स्पिरिट युक्त हिबिस्कस थे, जबकि दूसरे में 7 स्पिरिट युक्त हिबिस्कस थे। 99 ग्लो विंग्ड तितलियां थीं। लिन युआन ने स्टार वेब से प्रत्येक स्पिरिट युक्त हिबिस्कस को खरीदने पर लगभग 500 रेडियंस डॉलर खर्च किए थे, जो सामान्य आई से लेकर एलीट वी तक के थे। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की तरह ही थी। स्पिरिट युक्त हिबिस्कस भी फे थे, जो स्पिरिट क्यूई को बाहर निकाल सकते थे। हालांकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के ग्रेड को बढ़ाने में यह धीमा था, जबकि स्पिरिट युक्त हिबिस्कस केवल स्पिरिट क्यूई की बड़ी मात्रा वाले वातावरण में ही बढ़ सकता था। थोड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई होने पर वे एक दिन से भी कम समय में मुरझा जाते थे। जितनी अधिक स्पिरिट क्यूई होती, उतनी ही अच्छी वृद्धि होती और वे उतने ही अधिक खुलते। इसे बहुत ही नाजुक फेय पौधा माना जाता था। आत्मा युक्त हिबिस्कस ने बहुत ही खास तरीके से आत्मा क्यूई को बाहर निकाला। इसके प्रत्येक फूल का आकार एक कटोरे के बराबर था और खिलने वाले फूलों का रंग गहरे गुलाबी से लेकर हल्के बैंगनी तक था। ये फूल दिन में खिलते थे और रात में मुरझा जाते थे, और आत्मा युक्त हिबिस्कस द्वारा छोड़ी गई आत्मा क्यूई इन गिरे हुए फूलों में समाहित थी। गिरे हुए स्पिरिट युक्त हिबिस्कस फूल स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश और ड्रैगन फिनिक्स लैंडस्केप कार्प्स के लिए बहुत उपयुक्त भोजन थे। चमकते पंखों वाली तितलियां आत्मा युक्त हिबिस्कस की तरह ही नाजुक थीं, क्योंकि उन दोनों को जीवित रहने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा क्यूई की आवश्यकता थी। चमकीली पंखों वाली तितली केवल एक अंगूठे के आकार की थी, और उसके पंख लगातार उस फूल के रंग के साथ बदलते रहते थे जिस पर वह बैठती थी। जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति वे अवशोषित करते, उनके पंखों पर उतना ही शानदार रंग होता। यद्यपि इन चमकते पंखों वाली तितलियों की तुलना नीली फ्लैश तितली की सुंदरता से नहीं की जा सकती थी, फिर भी जब वे अपने पंख फड़फड़ाती थीं, तो वे अधिक कुशलता से अपने पंख फड़फड़ाती थीं। साथ ही उनकी क्षमताओं में धूल से बचने की क्षमता भी शामिल थी। जब चमकीली पंखों वाली तितली फड़फड़ाती थी, तो वह हवा में मौजूद सारी धूल और हानिकारक कणों को बाहर निकाल देती थी, जिससे हवा असामान्य रूप से ताजा हो जाती थी। लिन युआन ने सभी 99 स्पिरिट युक्त हिबिस्कस और 99 ग्लो विंग्ड बटरफ्लाई को कांस्य एक फ्लॉलेस में पदोन्नत किया। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उन्हें कांस्य 10 एपिक में पदोन्नत करने के लिए उन्हें अभी भी 1 या 2 घंटे की आवश्यकता होगी। हालांकि
उन्हें कांस्य एक फ्लॉलेस में पदोन्नत करने के लिए केवल 10 मिनट से भी कम समय लगा। कुछ समय बाद स्पिरिट युक्त हिबिस्कस एंड ग्लो विंग्ड बटरफ्लाई कांस्य एक फ्लॉलेस तक पहुंच गए। फिर उन्होंने स्पिरिट पूल से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले 99 फाइव फॉर्च्यून रांचू को चुना। 5 फॉर्च्यून रांचू ड्रैगन प्रजाति के रक्त के साथ नहीं जागे थे, इसलिए वे बड़े नहीं थे, केवल हथेली के आकार के थे। वे एलीट 9 के आसपास पहुंच गए थे और वे दृढ़ निश्चयी लोग कांस्य तक पहुंच गए थे। लिन युआन ने सभी 5 फॉर्च्यून रांचू को कांस्य एक फ्लॉलेस में भी उठाया। वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला और कुछ ही देर में फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हु क्वान को बोलते हुए सुना, बच्चे, मैंने पहले ही वह लाल चंदन की मछली का टैंक बना लिया है। बताओ, मुझे इसे कब तक डिलीवर करना चाहिए? अगले दिन शाम हो चुकी थी। आसमान गुलाबी बादलों से जगमगा रहा था, जिसमें बहुत ही शानदार लाल रंग था। वरिष्ठ, अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है तो आप इसे अब भी मेरे पास पहुंचा सकते हैं। लिन युआन इस लाल चंदन मछली टैंक के आगमन के लिए दर्जनों घंटों से व्यस्त था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ा रहा था। 1 घंटे से भी कम समय में क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हु क्वान लिन युआन की हवेली में पहुंच गया। लिन युआन उसे लेने के लिए बाहर गया और उसे अंदर ले आया। हु क्वान अवाक रह गया। भाड़ में जाओ, यह किस तरह का महान अमर ठिकाना है। एक क्षण बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने होश में आया और लिन युआन को देखने से पहले उसने चुपके से कहा, अरे, यह युवक वास्तव में कौन है? वह दिन भर ऐसे माहौल में रहता है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। हु क्वान ने लाल चंदन की मछली की टंकी को वहीं रख दिया जहां लिन युआन ने अनुरोध किया था। जब इसे एक विशेष दीवार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो लिन युआन को आश्चर्य हुआ। यह पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाला लाल चंदन एक बेहतरीन खजाना था। हु क्वान के लिए धन्यवाद। इसे कुछ असाधारण रूप में तराश कर बनाया गया था। युआन के अनुरोध के आधार पर लाल चंदन की मछली टैंक के शीर्ष को एक विशाल फूलों के बिस्तर में बदल दिया गया था, जिस पर दीर्घायु मंत्र और सभी प्रकार के पहाड़ और नदी के दृश्य उकेरे गए थे। हर पत्थर और लकड़ी को स्पष्ट रूप से उकेरा गया था। टैंक में गहरे रंग के जेड टेक्सचर वाले लाल चंदन की लकड़ी को एक अजीब देवदार के पेड़ में उकेरा गया था। तना एक युवा ड्रैगन जैसा था, शाखाएं ऊंची थीं और पत्तियां उत्साही थीं। शीर्ष पर देवदार के शंकु भी थे, जो खुशी और दीर्घायु का प्रतीक थे। टैंक के तल पर ठंडे पानी की नक्काशी के साथ 8 शहर बनाए गए थे। ये 8 शहर इस अजीब-ओ-गरीब चीड़ के पेड़ के ऊपर बने हुए थे, जैसे कि कोई पहाड़ की चोटी को थामे हुए हों। लिन युआन ने धीरे से कहा, 8 शहरों में ठंडा पानी उतरता है। शिखर को थामे हुए दिव्य वृक्ष हमेशा जवान रहते हैं। यह दृश्य दीर्घायु की कहावत की ओर इशारा करता है, जो जेड टेक्सचर्ड लाल चंदन के दीर्घायु मंत्र के बिल्कुल अनुरूप था। केवल तभी जब दीर्घायु को दीर्घायु के साथ जोड़ दिया जाता था, इसे अंतहीन माना जाता था। उसी समय वेन्यू एक पाइप लेकर आया और हवेली की जमीन और लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक को जोड़ दिया। यह जगह हाल ही में बनी थी और मानव निर्मित झील से जुड़ी हुई थी। जल्द ही उसने 9.9 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक को मानव निर्मित झील के पानी से भर दिया। भले ही वेन्यू को रेडियंट मून पैलेस में अच्छी चीजें देखने की आदत थी, लेकिन वह भी इस मछली टैंक को देखकर हैरान रह गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि इस मछली टैंक की सामग्री कितनी दुर्लभ थी, बल्कि इसका कारण इसका डिजाइन था। लिन युआन ने हुक्वान, श्रेणी 4 आत्मा शिल्पकार से कहा, जो बगल में था, वरिष्ठ, कृपया मुझे एक हाथ दो। हु क्वान वास्तव में मछली टैंक को देखने में थोड़ा अनिच्छुक था और यह सोचकर दिल टूट गया कि वह इसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। लिन युआन के शब्दों को सुनने के बाद हु क्वान स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार था। हु क्वान देखना चाहता था कि उसके सामने खड़ा युवक इतने अच्छे मछली टैंक में क्या पालना चाहता है। वह अनुभवी और जानकार था, इसलिए उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि मछली टैंक में कोई भी योग्य परी पाली जा सकती है। वरिष्ठ, देखें कि क्या आप पहले मछली टैंक के ऊपर फूलों का बिस्तर उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन स्वाभाविक रूप से कौशल के साथ वस्तुओं को बनाता है। इसलिए अगर लिन युआन यह पता लगाना चाहता था कि इसे कैसे नष्ट किया जाए, तो उसे वास्तव में बहुत लंबा समय लगेगा। वेन्यू एक सीढ़ी लेकर आया और हुक्वान उसे लेकर 4 मीटर ऊंचे मछली टैंक के ऊपर चढ़ गया। जब हुक्वान ने
मछली टैंक के ऊपर फूलों की क्यारी उठाई तो चटकने की आवाजें आईं। जब लिन युआन ने यह देखा तो उसने अपना हाथ लहराया और 3 कांस्य महाकाव्य, ड्रैगन फीनिक्स, लैंडस्केप कार्प्स और 99 कांस्य आई फ्लॉलेस 5 फॉर्च्यून रंचस, जिन्हें उसने पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया था, जेड बनावट वाले लाल चंदन से नक्काशीदार मछली टैंक में प्रवेश किया। चूंकि हु क्वान फूलों की क्यारी उठा रहा था, इसलिए वह यह नहीं देख पाया कि लिन युआन ने मछली के टैंक में क्या रखा था। उसने केवल छींटे पड़ने की आवाज सुनी और इससे पहले कि वह उन्हें देख पाता, मछली का टैंक एकदम से जल उठा। यह एक शुभ संकेत की तरह था। हु क्वान आश्चर्यचकित था, क्योंकि जेड टेक्सचर वाला लाल चंदन केवल बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई के साथ ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता था। वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि लिन युआन ने मछली के टैंक में क्या डाला था। जब उसने फूलों की क्यारी को टैंक के ऊपर रख दिया और सीढ़ी से नीचे आया, तो उसकी नजर मछली टैंक पर पड़ी। यदि लिन युआन ने उसका समर्थन नहीं किया होता, तो सीढ़ी उसके साथ साथ जमीन पर गिर जाती। हु क्वान एक क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन और एक किंग क्लास विशेषज्ञ था, लेकिन वह युद्ध में अच्छा नहीं था। अपनी किंग क्लास विशेष शक्ति के बावजूद वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और चौंक गया। यह चौंकना पूरी तरह से आश्चर्य के कारण नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसे दृश्य सुंदर लगा। लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक में 3 कांस्य महाकाव्य ड्रैगन फिनिक्स, लैंडस्केप कार्प्स, ड्रैगन और फिनिक्स की तरह स्वतंत्रता पूर्वक तैर रहे थे। 99 कांस्य आई फ्लॉलेस 5 फॉर्च्यून रांचस ने राजसी स्पिरिट क्यूई जारी की, जिससे पूरे घर की स्पिरिट क्यूई काफी अधिक हो गई। 5 फॉर्च्यून रांचस प्रजाति के 5 रंग थे: लाल, सफेद, पीला, नीला और काला। इनमें से लाल सबसे ज्यादा था, जबकि काला सबसे कम था। जब वे झुंड में तैरते थे, तो वे विशाल हाइड्रेंजिया की तरह दिखते थे। ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स ने 5 फॉर्च्यून रांचस के चारों ओर तैरते हुए हाइड्रेंजिया का निर्माण किया, ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन और फीनिक्स मोती का पीछा कर रहे हों, जो शुभता के दृश्य का प्रतीक था। एक आत्मा शिल्पकार के रूप में हु क्वान लगातार कल का पीछा करता था। अब जब उसने ऐसा दृश्य देखा था, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है और उसने लिन युआन से कहा, इन परियों की जोड़ी बस शानदार है। बैंगनी बादल और दीर्घायु पैटर्न के साथ जोड़ी गई श्रेष्ठ शुभता के साथ निम्न शुभता वास्तव में एक तरह का शानदार सुरुचिपूर्ण संगीत है। यह सुनकर लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, वरिष्ठ, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन युआन ने 2 गोल्ड फिश स्टोरेज बॉक्स उठाए। पहले के विपरीत आत्मा युक्त हिबिस्कस और ग्लो विंग्ड तितलियां कांस्य आय दोष रहित बन गई थीं। लिन युआन और वेन्यू ने इन कांस्य आइज दोष रहित आत्मायुक्त हिबिस्कस को टैंक के शीर्ष पर फूलों के बिस्तर पर लगाया। अब भोर हो चुकी थी, इसलिए आत्मायुक्त हिबिस्कस सबसे शानदार थे। हालांकि खिले हुए फूल मुरझा गए थे और एक और घंटे में आत्मायुक्त हिबिस्कस के फूल, जिनमें आत्मा क्यूई थी, फूलों के बिस्तर में दरारों के माध्यम से मछली के टैंक में गिर गए और ड्रैगन फीनिक्स, लैंडस्केप कार्प्स और 5 फॉर्च्यून रांचस के लिए भोजन बन गए। ये 99 कांस्य आई 5 भाग्य रांचस भी आत्मायुक्त हिबिस्कस की वृद्धि की शर्तों को पूरा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक उत्कृष्ट चक्र बन गए हैं। इस समृद्ध आत्मा क्यूई के तहत कांस्य एवं दोषरहित आत्मायुक्त हिबिस्कस में से प्रत्येक दर्जनों कटोरे के आकार के फूल पैदा कर सकता है। जब इतने सारे बैंगनी फूल एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो यह उगते बैंगनी बादलों से बने आकाश जैसा दिखता है। सुबह सुबह खिलते और शाम को मुरझाते फूलों को खिड़की के पीछे से मुस्कुराकर देखो। छपटे आड़ू मत लगाओ, क्योंकि वे 1000 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं। हिबिस्कस फेस्ट को संदर्भित किया गया। आत्मा से युक्त हिबिस्कस का खिलना और मुरझाना एक दिन के चक्र को दर्शाता है, और प्रत्येक मुरझाना भोर के समय अधिक भव्य रूप से खिलने के लिए था। सूरज के लगातार अस्त होने और उगने के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे वसंत और पतझड़ आ गया हो और 4 मौसम घूम रहे हों, लेकिन यह अंतहीन था। इसलिए आत्मा युक्त हिबिस्कस ने इस लाल चंदन मछली टैंक में आकाश का प्रतिनिधित्व किया। ड्रैगन और फीनिक्स मोती का पीछा करते हैं और बैंगनी बादलों को जन्म देते हैं। स्वर्ग सौभाग्य प्रदान करता है, जिसे अनुग्रह की ओस के रूप में जाना जाता है। लिन युआन के दिल में यह दृश्य था। हु क्वान खुद को ताली बजाने और तारीफ करने से रोक नहीं पाया, मानो वह मजाक कर रहा हो। यह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज है। अगर मैंने आज अपने क्षितिज को चौड़ा नहीं किया होता, तो मुझे लगता कि तुम इस लाल चंदन की मछली की टंकी को नष्ट कर दोगे। अगर तुम कोई नया विचार लेकर आ सकते हो, तो मैं अपना स्टोर भी बंद करना चाहूंगा। मैं इस हवेली में तब तक काम भी कर सकता हूं, जब तक तुम मुझे पैसे दे सको।
लिन युआन की आंखें चमक उठीं जब उसने हु क्वान की बातें सुनी। उसने अभी अभी अपनी हवेली पूरी की थी, इसलिए अभी भी कई जगहें थीं जिन्हें सावधानीपूर्वक तराशने की जरूरत थी। अगर उसके पास क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन होता तो उसकी हवेली का निर्माण करना आसान होता। लिन युआन। जब हु क्वान ने लिन युआन का सवाल सुना तो वह दंग रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। बेशक मैंने जो कहा है वह सच है। स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन में पूछो और देखो कि क्या मेरी बातें विश्वसनीय हैं। लिन युआन को हु क्वान के स्टार वेब स्टोर के बारे में सोचना पड़ा, जिसकी 90% रेटिंग खराब थी। हालांकि लिन युआन ने सीधे साधे तरीके से दूसरा गोल्ड फिश स्टोरेज बॉक्स खोला और 99 चमकीले सफेद कांच से आए फ्लॉलेस ग्लोविंग तितलियां उड़कर सीधे स्पिरिट युक्त हिबिस्कस के खिलते फूलों की ओर चली गईं। कुछ ही देर में ये चमकते पंखों वाली तितलियां मौसम के बदलाव के साथ हल्के बैंगनी रंग में बदल गईं। फूलों से निकले बैंगनी बादलों में वे सूर्योदय में जीवंत नृत्य करते और आकाश में खेलते हुए प्रतीत होते थे। आकाश में गुलाबी बादल लाल चंदन की दीर्घायु मछली टैंक से कहीं अधिक भव्य नहीं थे। ड्रैगन और फीनिक्स, हाइड्रेंजिया, दिव्य लकड़ी, ठंडा पानी, गुड़हल, जुगनू, बैंगनी बादल, शुभता, आशीर्वाद, दीर्घायु, 9 प्रकार के सुंदर संगीत, 9.9 मीटर लंबा लाल चंदन की लकड़ी से बना दीर्घायु मछली टैंक, 99.5 भाग्य रांचू, आत्मा युक्त गुड़हल और चमकते पंखों वाली तितलियां स्वर्गीय कानून की कमी का प्रतीक हैं। इस कमी के कारण ऐसे अनगिनत कारक थे जो इसे और अधिक सुंदर बनाते थे। कांस्य एक बार घर के चारों ओर ऐसे नाच रही थीं मानो हवा खिले हुए गुड़हल के फूलों को हवा में उड़ा रही हो। चमकते पंखों वाली तितलियों की धूल से बचाव की क्षमता के कारण घर में हवा तुरंत ताजा हो गई और साफ घर अधिक बेदाग हो गया। हु क्वान की वर्तमान अभिव्यक्ति पूरी तरह से दिलचस्प थी। यह सिर्फ एक अस्थायी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने ऐसा कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस स्थिति से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अपने सामने के तमाशे को देखकर हु क्वान को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक नई दुनिया खुल गई हो। शायद एक अलग तरह की जिंदगी बुरी नहीं थी। क्या उसके सामने मौजूद यह चरम सुंदरता हमेशा से वही नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी? उस समय लिन युआन समय पर अपने सामने आए परिणाम की सराहना नहीं कर सका, क्योंकि उसने अचानक रक्तबीज की मां की अजीब लेकिन सुखद आवाज सुनी जो उत्पीड़न और दर्द से भरी थी। लिन युआन, मुझे शहर के बाहर ले चलो, शाही राजधानी से जितना संभव हो सके दूर। यह सुनकर लिन युआन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह बिना कुछ कहे बाहर भाग गया। हु क्वान चौंक गया और बोला, दरवाजा बंद बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिन युआन, जो अब तक दरवाजे की ओर भाग चुका था, ने जवाब दिया, वेन यू सीनियर हुक्वान का मनोरंजन करो। मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा। सीनियर हुक्वान, अगर आपको कोई मामला है तो आप जा सकते हैं। जैसे ही लिन युआन हवेली से बाहर निकला, मदर ऑफ ब्लड बेथ तुरंत उसके हाथों में गिर गया। उसका शरीर बास्केटबॉल के आकार का हो गया था। जाहिर है, मदर ऑफ ब्लड बेथ किसी कारण से अपना छद्मावरण भी बरकरार नहीं रख पाई। रक्त बीज की मां के भयानक और भव्य शरीर पर राजसी रक्त ऊर्जा उभरी, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लाल क्रिस्टल से तराशा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भी समय फट सकती है। रक्तबीज की माता का शरीर धीरे धीरे कांप रहा था और यह स्पष्ट था कि यह बहुत दर्दनाक था। सृजन गुरु के रूप में लिन युआन रक्तबीज की मां की वर्तमान शारीरिक स्थिति को समझ सकता था। यह स्पष्ट रूप से उस रक्त ऊर्जा को दबा नहीं सकता था जो उसके शरीर से बाहर निकलने और बहने वाली थी। लिन युआन ने ट्रू डेटा का उपयोग करके इसकी वर्तमान स्थिति की जांच की और अंततः यह पता लगाया कि इसमें क्या समस्या थी। पता चला कि रक्तबीज की मां को मिथक आई से मिथक दीक्षे पैरा में पदोन्नत किया जाने वाला था। यह एक अच्छी बात थी, लेकिन लिन युआन अपनी भौहें सिकोड़ रहा था, असामान्य रूप से चिंतित दिख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेज के सुज़ेरेन तक पहुंचने और विल पावर रून के कानून रून में रूपांतरित होने के बाद यह एक काल्पनिक नस्ल के फय से एक मिथक नस्ल के फय में रूपांतरित हो गया। हर बार जब मिथक नस्ल के फेज की गुणवत्ता में सुधार होता तो उन्हें विश्व सफाई प्राप्त होती। जब सुजरेन फैंटेसी वी फे ने फैंटेसी नस्लों की सीमा को तोड़ा और मिथ ब्रीड से मिथ आई में रूपांतरित हुए तो उन्हें विश्व शुद्धिकरण प्राप्त हुआ, ताकि उनके शरीर में समाहित
इच्छा शक्ति ऋण को कानून ऋण में रूपांतरित किया जा सके। इस तरह की विश्व सफाई फहे के लिए सहन करना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब सुजेरेन मिथ नस्ल के फय मिथक आई से मिथक आयरू में विकसित हुए, तो दूसरी विश्व सफाई उनके जीवन में पार करने वाली सबसे कठिन बाधाओं में से एक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि मिथक एफेइज मिथक डाई तक पहुंचना चाहते थे, तो यह फेयज के अनुवंशिक मॉडल के संवर्धन और पूर्ण कायापलट की एक प्रक्रिया थी। मिथक आई से मिथक तक पहुंचने के बाद फय मानव शरीर को संघनित कर सकते थे और पशु और मानव रूप के बीच आगे पीछे हो सकते थे। इस प्रकार इस बार विश्व शुद्धिकरण में एक परी के शरीर का पूर्ण विनाश और पदोन्नति और कायापलट प्राप्त करने से पहले उसका पुनर्निर्माण करना शामिल था। विश्व शुद्धिकरण के तहत अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उनका सफाया हो जाएगा। लिन युआन ने चंद्र महारानी के साथ प्रश्न उत्तर अभ्यास के दौरान दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के कारण सुजैन मिथ नस्ल के संवर्धन और कायापलट के सभी रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था। हालांकि रक्तबीज की माता की स्थिति उससे कहीं अधिक विचित्र थी। जो उसके स्वामी चंद्र साम्राज्य ने उसे सुजैन मिथ नस्ल के परियों के मिथक आई में विकसित होने के बारे में पहले बताया था। आमतौर पर एक सुजरेन मिथ नस्ल फे को मिथक 1 से मिथक 2 तक पदोन्नति के लिए स्वयं ऊर्जा संचित करनी पड़ती है। जब वे एक निश्चित सीमा तक ऊर्जा एकत्रित कर लेते थे, तो वे अपने शरीर में लौ ऋण का उपयोग करके इस ऊर्जा को सक्रिय करते थे और विश्व शुद्धिकरण के लिए विश्व से संवाद करते थे। हालांकि रक्तबीज की माता स्पष्ट रूप से निष्क्रिय अवस्था में थी और उसके लौ ऋण ने इतनी बड़ी रक्त ऊर्जा को सक्रिय नहीं किया था। लिन युआन ने उत्सुकता से पूछा, रक्तपात की मां, मुझे क्या करना होगा? रक्तपात की मां की अजीबोगरीब लेकिन मधुर आवाज कर्कश लग रही थी और हकलाते हुए उसने उत्तर दिया, मैं सिर्फ 40 मिनट और टिक सकती हूं। इस अवधि के भीतर मुझे रॉयल कैपिटल से जितना दूर हो सके जंगल में ले जाओ। यह सुनकर लिन युआन हवेली से बाहर भागा और अपने सेल फोन से 8 लाख फेडरेशन डॉलर के साथ डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो बुक किया। यह प्लेटिनम डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो से 10 गुना ज्यादा तेज उड़ता था। लिन युआन ने डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो के आने का समय अनुमान लगाया और फिर उससे मिलने के लिए रॉयल कैपिटल के दक्षिण की ओर दौड़ा। अंतहीन जंगल रॉयल कैपिटल के दक्षिण से 300 मीटर की दूरी पर था। डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो ने 40 मिनट तक अंतहीन जंगल की गहराई में उड़ान भरी, जिससे मदर ऑफ ब्लडबाथ को वहां विश्व शुद्धिकरण प्राप्त करने का मौका मिला। जब लिन युआन ने रक्तबीज की मां पर दर्दनाक भाव देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या सांत्वना भरे शब्द कहे। उसने उसकी मदद करने का जोखिम उठाने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि जब वह अपनी शुद्ध आत्मा क्यूई को रक्तबीज की मां में प्रवाहित करेगा, तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। 3 मिनट बेतहाशा दौड़ने के बाद लिन युआन ने डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो को देखा, जो अभी अभी वहां उतरा था। वह मदर ऑफ ब्लड बैथ के साथ उसकी पीठ पर कूद गया। डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उस गंतव्य की ओर चल पड़ा जिसे लिन युआन ने अभी अभी सेल फोन में इनपुट किया था। जब लिन युआन दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो की पीठ पर चढ़ा, तो उसने तुरंत गहरी सांस ली। अभी अभी 3 मिनट की जोरदार दौड़ ने उसकी अधिकांश शारीरिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, जिससे उसे सांस लेते समय सीने के अंदर जलन महसूस हो रही थी। रक्तबीज की मां की स्थिति बदतर होती जा रही थी और उसके आसपास की रक्त ऊर्जा चमकीले लाल से गहरे लाल रंग में बदल गई थी। यह बिल्कुल जलती हुई रक्त क्यूई लॉ की तरह था, जिससे आकाश में बादल धुंध में बिखर गए और दूर चले गए। जब डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो ने मदर ऑन ऑफ ब्लड बाथ में ऊर्जा को महसूस किया, तो वह तुरंत डर से चिल्लाने लगा, कुछ हद तक घबराया हुआ दिखाई दिया। हालांकि लिन युआन की शांति के तहत वह और भी तेजी से अंतहीन जंगल की गहराई में उड़ गया। लिन युआन लगातार मदर ऑफ ब्लड बैथ के शरीर में ऊर्जा परिवर्तन को महसूस कर रहा था और अचानक उसे लगा कि उसकी रक्त ऊर्जा में बेहद कमजोर लेकिन असामान्य रूप से ताजा रक्त ऊर्जा है। वह चौंक गया। क्या मदर ऑफ ब्लड बैथ वास्तव में घायल थी? चरम अवस्था में सुजरेन मिथ आईफे के लिए मिथ आइट्स के विश्व शुद्धिकरण से गुजरना बहुत कठिन था। हालांकि अब, जबकि रक्तबीज की मां बहुत ही भयानक स्थिति में थी और घायल भी थी, क्या वह वास्तव में बच सकती थी? कुछ समय तक रक्तबीज की मां के साथ बातचीत करने के बाद लिन युआन ने उसे एक बुजुर्ग के रूप में माना था, जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा करता था। इसलिए
इस समय उसका दिल सस्पेंस में था। डायमंड डिवाइन ट्रेवल ब्लैक स्वेलो तीव्र गति से आगे बढ़ा और 30 मिनट से भी कम समय में अंत जंगल में लगभग 500 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गया। उस समय लिन युआन के हाथ में रक्तबीज की मां आकाश की ओर उछली और एक शोकपूर्ण ध्वनि निकाली। वह देख सकता था कि मानो टूटे हुए लाल क्रिस्टल जैसी चीजें उसके बास्केटबॉल जैसे शरीर से अलग होकर अंतहीन जंगल में गिर गई हों, जिससे तुरंत आसपास के पौधे बेतहाशा बढ़ गए हों। एक 30 मीटर ऊंचा पेड़ एक झटके में 100 मीटर ऊंचा हो गया था। लिन युआन का दिल दहल गया। ये लाल क्रिस्टल जैसी चीजें और कुछ नहीं, बल्कि रक्तबीज की मां का अत्यंत शुद्ध रक्त था। हवा में एक कर्कश ध्वनि गूंजी और रक्तबीज की जननी का बास्केटबॉल के आकार का शरीर तुरंत ही एक पर्वत शिखर के आकार का हो गया। इसके 8 लंबे और पतले मकड़ी जैसे पैर नुकीले थे और पहाड़ की चोटी के आकार का गहरा लाल मकड़ी का शरीर रक्त लाल बालों से ढका हुआ था। रत्न के समान मिश्रित नेत्र में अचानक एक लाल रंग की चमक चमक उठी, जो तुरंत ही फैल गई और आकाश से बादलों को हटा दिया, जिससे आकाश साफ हो गया। रक्तपात की मां ने लिन युआन की ओर देखा और कर्कश स्वर में कहा, लिन युआन, दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो पर सवार होकर इस जगह से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ। विश्व शुद्धिकरण समाप्त होने पर वापस आना। यदि यह सफल रहा तो हम साथ में वापस जाएंगे। यदि यह सफल नहीं हुआ तो विश्व शुद्धिकरण के बाद मेरे शरीर का जो कुछ भी बचा है वह तुम्हारा है। रक्तपात की जननी बहुत शांत स्वर में बोली, जिसमें थोड़ी सी याद ताजा थी, लेकिन दुख नहीं था। जंगली फे को दुनिया ने पाला था। छोटी उम्र से ही उन्हें अनगिनत खतरों और प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ा, और हर सुजरेन मिथ नस्ल के फे ने इस शिखर तक पहुंचने के लिए अनगिनत फे लाशों पर कदम रखा था। जब से वह इस रास्ते पर निकला था, रक्तपात की माता को यह एहसास हो गया था कि देर सवेर ऐसा दिन भी आएगा। रक्तबीज की माता को अच्छी तरह पता था कि या तो वह अधिक शक्तिशाली प्राणी में रूपांतरित हो जाएगी या विश्व शुद्धिकरण के तहत एक खंडित शरीर छोड़ जाएगी तथा विश्व की प्रत्येक वस्तु उससे अलग हो जाएगी। इसकी राय में चंद्र साम्राज्य की आकस्मिक मदद के बिना यह संभवतः तब मर चुका होता जब यह सुजरेन फैंटेसी से मिथ ब्रीड में विकसित हुआ था। यह मिथ तक कैसे पहुंच पाया होगा, फेज कृतज्ञता और प्रतिशोध के बीच स्पष्ट थे। रक्तबीज की माता के लिए इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके प्रति वह आभारी थी, वह थी चंद्र महारानी। यही कारण था कि उसने लिन युआन का पथ रक्षक बनने में संकोच नहीं किया था। अभी उसके मन में बहुत ही सरल विचार थे। अगर वह मर भी जाए तो उसका टूटा हुआ शरीर कम से कम काम का तो होगा ही। यही वह सब था जो वह चंद्र महारानी को बदले में दे सकता था। ऐसा कहने के बाद रक्तबीज की माता के शरीर पर राजसी रक्त ऊर्जा बादलों की ओर बढ़ गई, जिससे गहरा नीला और खुद को आकाश छूने से नहीं एक रोक सका। अंधेरे छेद में बदल गया। रक्तबीज की माता की पीठ से एक चमकदार लाल लौरून उड़कर बाहर आया, जिससे ऐसी भव्य उपस्थिति उत्पन्न हुई मानो वह स्वर्ग से भी मुकाबला कर सकती हो। ऐसी राजसी उपस्थिति ने एक अनिर्धारित सत्य को उजागर किया। ऐसा लगता था जैसे इसे इस दुनिया के मूल का हिस्सा होना चाहिए था। यह कानून की शक्ति थी, क्योंकि लॉ एक ऐसा कानून था जिसे दुनिया पहचानती थी। उस क्षण रक्तबीज की माता ने अपनी सारी चेतना को मन की गहराइयों में वापस समेट लिया और विश्व शुद्धिकरण का अपने फोन से डिलीट हुए फोटो वीडियो को रिकवर प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली। रक्तबीज की मां को यह एहसास नहीं था कि लिन युआन ने कभी भी उस जगह को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। जब उसने लॉ रून को बुलाया था तो डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो डर के मारे भाग गया था और लिन युआन के पैरों के नीचे की जमीन पीली रेत में बदल गई थी। अंतहीन जंगल में मिट्टी बहुत नरम थी, लेकिन अयस्कों की भीतरी परत कठोर थी, जो उच्च गुणवत्ता वाली पीली रेत बनाने के लिए बहुत उपयुक्त थी। स्रोत रेत सहज रूप से तेजी से रेत का निर्माण कर रही थी। लिन युआन अपने मन में मॉर्बियस से बात कर रहा था। मॉर्बियस, तुम्हें क्या लगता है कि इस विश्व सफाई अभियान में रक्तपात की मां के बचने की संभावना कितनी है? मॉर्बियस की आवाज उसके मन की गहराई में गूंजी। यह शून्य है। मॉर्बियस के जागने के बाद उसका सच्चा डेटा बढ़ा दिया गया था। किसी वस्तु की प्रकृति को देखने में सक्षम होने के अलावा वह उसकी प्रकृति के आधार पर उसका विश्लेषण भी कर सकता था। इसलिए जब मॉर्बियस ने कहा था कि सफलता दर शून्य है, तो रक्तपात की जननी को आज मरना तय था। लिन युआन के अनुबंधित फे के रूप में मॉर्बियस उसके विचारों को समझ सकता था, इसलिए उसने कहा, तुम मेरे ठेकेदार हो और मैं तुम्हारा फे हूं।
इसलिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम करना चाहते हो। यह कहने के बाद उसके दिमाग में चिमी और जीनियस की आवाजें भी गूंजने लगीं। रेड थॉर्न का हल्का सा स्नेह और निर्भरता भी थी, मानो लिन युआन के होते ही दुनिया चारों ओर हो जाती। लिन युआन ने टूल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जीनियस को चश्मे में बदल दिया और उसे उसकी नाक के ऊपर लगा दिया। फिर उसने चिमी और रेड थॉर्न को सोर्स सैंड के साथ सहयोग करने दिया, जो एक किले का निर्माण करने के लिए पीली रेत बना रहा था, और स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को उस पर स्पिरिट इंजेक्शन छोड़ने दिया। जैस्मीन लिली भी पीली रेत की रक्षा पंक्ति में थी और उपचार के लिए तैयार थी। लिन युआन की आत्मा क्यू छाप नीली चमक के साथ टिमटिमा रही थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण इस छाप को खोल सकता है। हालांकि रक्तपात की मां अभी भी लिन युआन की उपस्थिति से अनजान थी। वह वहां थी, अपने शरीर के भीतर राजसी ऊर्जा को इकट्ठा करके विश्व शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए तैयार थी। लिन युआन ने रक्तबीज की मां को देखते हुए एक जानकार मुस्कान दी। उसके पथ रक्षक का कर्तव्य उसकी रक्षा करना था, लेकिन जब उसका पथ रक्षक एक अनिश्चित स्थिति में था, हालांकि उसके पास क्षमताएं नहीं थीं, फिर भी वह दुनिया के साथ जीवन की किरण के लिए लड़ सकता था। लिन युआन जानता था कि विश्व शुद्धिकरण बहुत खतरनाक था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। उस समय वह रक्तबीज की मां के बहुत करीब नहीं था। जब तक रक्तबीज की मां कायापलट में विफल नहीं होती, तब तक उसे विश्व शुद्धिकरण की सारी ऊर्जा प्राप्त होगी। भले ही लिन युआन को इसके बाद चोट लग सकती थी, लेकिन इसे रोका जा सकता था। लिन युआन अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा था। हालांकि यह रक्तपात की मां को कठिन समय से गुजरने और नरक के द्वार से वापस खींचने में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह कम से कम जीवन की एक किरण जोड़ देगा, जो उसे बिना पछतावे के एक स्पष्ट विवेक देगा। आसमान ने अपना सबसे अत्याचारी रूप दिखाया। कुछ किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को काले छेद ने मोटी स्याही जैसे काले बादलों की परत से ढक दिया। काले बादलों में गरजने वाले सांप घूम रहे थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वर्षा की बूंदें स्रोत रेत द्वारा निर्मित किले पर गिरीं, जिससे फेरोमैंगनीज की परत पर आधा इंच गहरा रेत का गड्ढा बन गया। बारिश की इस लहर का विरोध करने के बाद, हालांकि पीली रेत से बना किला पतला हो गया था, लेकिन पीली रेत के साथ बारिश के मिल जाने के बाद किला अधिक ठोस हो गया था। यदि विश्व शुद्धिकरण की बूंदाबांदी ऐसी ही थी, तो कुछ देर बाद गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की आवाज कैसी होगी। लिन युआन के संकुचित स्रोत रेत ने बड़ी मात्रा में पीली रेत का निर्माण किया था, जिसने रक्तबीज की माता के चारों ओर पीले रेत के कुशन की एक मोटी परत बना दी थी। इस पीले रेत के गद्दे में अवक्षेपित फेरोमैंगनीज था, जो बिजली का संचालन कर सकता था, और बिजली की क्षति का एक हिस्सा रक्तबीज की मां ने विश्व शुद्धिकरण से पृथ्वी की गहराई में प्राप्त किया था। लिन युआन की विधि ने तुरंत ही रक्तबीज की मां को चौंका दिया, जिसने अपने विचारों को अपने दिमाग में गहराई से केंद्रित कर लिया था। लेकिन अब असामान्य परिवर्तनों ने रक्तबीज की मां को अपने दिमाग के निशान से इसे जांचने के लिए मजबूर कर दिया। देखने के बाद रक्तबीज की मां का दिमाग तुरंत जाग गया। उसने देखा कि पीली रेत से बने किले में एक युवक गंभीरता से उसके चारों ओर पीली रेत की गद्दी बनाने में मदद कर रहा है। वह गंभीर और दृढ़ निश्चयी लग रहा था। रक्तबीज की मां की मकड़ी जैसी आंखों में कुछ चमक उठी। इतने सालों तक जीने के बाद वह इस युवा की निगाह से चौंक गई। रक्तबीज की माता की जीने की इच्छा शक्ति अत्यंत कमजोर थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके शरीर की स्थिति को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन उस पल आश्चर्यजनक रूप से वह जीना चाहता था। जीने की इस इच्छा ने हवा में उड़ते हुए लौ रून को एक बार में उज्जवल बना दिया। रक्तबीज की माता की राय में लिन युआन का व्यवहार अपने आप को अधिक महत्व देने और कुछ असंभव करने का प्रयास करने के समान था। अपनी मृत्यु के समय दुनिया की अतिप्रवाहित ऊर्जा लिन युआन को बिना किसी प्रतिरोध के नष्ट कर सकती थी। फिर भी रक्तबीज की मां उसके स्नेह से अभिभूत थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, विश्व शुद्धिकरण की गड़गड़ाहट उसके रक्त लाल लौ रून पर पड़ी, जिससे वह कांप उठा। रक्तबीज की मां ने छलांग लगाई और लौ रून को वापस उसके शरीर में ले लिया। रक्तबीज की माता के शरीर के चारों ओर लाल क्रिस्टल जैसी चमक जगमगा उठी, क्योंकि वह विश्व शुद्धिकरण से उतरती हुई गड़गड़ाहट और बिजली का स्वागत कर रही थी। बिजली की परत दर परत में सात वाक तिजोरी को उड़ा सकती थी। मदर ऑफ बा उसके शरीर को खूनी धुंध में बदल दिया। खूनी धुंध में वह खूनी लाल लौरून अस्पष्ट रूप से घूम रहा था। हालांकि मदर ऑफ ब्लड बाथ एक इंसान में तब्दील नहीं हो सकी। वज्रपात के कारण चमकदार लाल भव्य रक्तिम धुंध धीरे धीरे कमजोर हो गई। लिन युआन ने अचानक रक्त बीज की मां की आवाज सुनी।
लिन युआन, मैं अब और नहीं रुक सकती। अपनी पूरी ताकत से भागो। उसने अपने होंठ सिकोड़े और एक शब्द भी नहीं बोला। इसी क्षण उसने स्पिरिट क्यूई छाप को खोल दिया, जो उसने महीनों से जमा किया था। स्पिरिट क्यूई छाप में आध्यात्मिक शक्ति पहले से बहुत अलग थी। ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा वाली कांस्य महाकाव्य आत्मा संग्रह गोल्ड फिश लगातार दिन रात आत्मा क्यू छाप में आत्मा क्यू इकट्ठा कर रही थी, जिससे एक स्केलेबल आत्मा क्यू धारा बन रही थी। जब आत्मा क्यू धारा लिन युआन के शरीर में प्रवेश करती थी, तो उसका सफेद लबादा फड़फड़ाता था। लिन युआन ने रक्तबीज की माता की लगातार कमजोर होती रक्त रंग की लाल धुंध को देखा और चिल्लाया, परमानंद की शुद्ध भूमि। रक्तबीज की माता के नीचे पीली रेत पर 10 वर्ग मीटर की सफेद रेत अचानक उभर आई और नए जीवन और पवित्रता की गंध से भर गई। परमानंद की शुद्ध भूमि में रेत के सफेद कणों से चमकदार प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो वज्रपात और बिजली के कारण रक्तबीज की माता के लगातार कमजोर होते रक्त लाल धुंध के साथ धीरे धीरे विलीन हो गया। रक्तबीज की माता, जो खूनी धुंध में फंस गई थी, लिन युआन को दूर भेजने के लिए अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि जैसे ही इस सफेद रेत की चमकदार रोशनी उसके शरीर की ओर बढ़ी, रक्तबीज की मां ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी घायल और क्षतिग्रस्त जड़ें लगातार ठीक हो रही हैं। क्षतिग्रस्त जड़ों से पीड़ित होना और गंभीर चोटों से पीड़ित होना दो अलग अलग बातें थीं। चोटों को ठीक किया जा सकता था, लेकिन क्षतिग्रस्त जड़ों को बहाल करना मुश्किल था। उस समय रक्तपात की मां को महसूस हुआ कि उसकी क्षतिग्रस्त जड़ें लगातार बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। लिन युआन की आत्मा क्यू छाप में मौजूद आत्मा क्यू को परमानंद की इस शुद्ध भूमि में ले जाया गया। अन्यथा मॉर्बियस की वर्तमान ताकत को देखते हुए परमानंद की शुद्ध भूमि रक्तबीज की माता जैसे परी को ठीक नहीं कर सकती थी, जो सुजरेन मिथक आई पर थी और मिथक बिम के निकट थी। दरअसल लिन युआन परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग करके रक्तबीज की मां को पूरी तरह से ठीक होने में मदद नहीं कर सका। हालांकि रक्तबीज की मां के लिए विश्व शुद्धिकरण से मुक्त होने, मानव रूप में रूपांतरित होने और मिथक दंडी में आगे बढ़ने से पहले मानव और जानवर के बीच बारी बारी से जाने का मौका था। परमानंद की शुद्ध भूमि ने लगातार अपनी क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक किया, जिससे उसे इस अवसर का लाभ उठाने में मदद मिली। लाल धुंध के भीतर मौजूद स्रोत ऊर्जा लौ रून में विलीन हो गई और लगातार उसे नियंत्रित करती रही। अंत में लाल धुंध धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ बाहर निकली। तब दबाव से भरा रक्त लाल प्रकाश का स्तंभ आकाश में ब्लैक होल से टकराया, जिससे वह बिखर गया। फिर जहां ब्लैक होल गायब हो गया था, वहां से एक हल्की रोशनी की किरण गिरी और मदर ऑफ ब्लड बाथ की रक्त लाल धुंध पर चमक उठी, जिससे उसकी क्षतिग्रस्त जड़ें तेजी से ठीक हो गईं। लिन युआन ने अपने गुरु चंद्र महारानी से इस कोमल प्रकाश की किरण के बारे में सुना था। यह विश्व अनुग्रह था, जो फैयस को विश्व शुद्धिकरण का अनुभव करने के बाद मिल सकता था। जिस क्षण विश्व अनुग्रह की यह किरण प्रकट हुई, इसका अर्थ था कि रक्तबीज की माता सफलतापूर्वक मिथक भ्रम तक आगे बढ़ गई थी। लाल धुंध छंट गई और लिन युआन ने केवल एक बहुत ही अजीब लेकिन असामान्य रूप से सुंदर महिला को हवा में प्रकट होते देखा। उसके बाल और आंखें लाल थीं और उसकी पलकें भी लाल थीं। लाल चमड़े के कवच पहने हुए वह बहुत वीर लग रही थी। जब लिन युआन ने रक्तबीज की माता को मानव रूप में बदलते और क्लेश से पार पाने में सफल होते देखा, तो उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। लिन युआन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में कुछ ही मिनट पहले पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए ब्लैकी के स्पिरिट इंजेक्शन के निरंतर उपयोग पर निर्भर होकर बमुश्किल परमानंद की शुद्ध भूमि को बनाए रख सकता था। लिन युआन ने अपने हाथ की एक लहर से अपने सभी परियों को आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस बुला लिया। इसके बाद वह मिट्टी से ढके हुए पीले रेत पर बैठ गया, कुछ हद तक गंभीर संकट में दिख रहा था। लिन युआन का शरीर बहुत सारी पीली रेत से ढका हुआ था और यहां तक कि उसके बालों में भी बारिश के साथ कुछ पीली रेत मिली हुई थी, जिससे वह सामान्य से कम सुंदर लग रहा था। लेकिन रक्तपात की मां के लिए वह अभी भी दृढ़ नजर वाला वह युवक था, जिसने खुद को मुश्किल हालात से बचाया था, जिससे वह दुनिया से बच गया था। वह युवक गरजती हुई गड़गड़ाहट में हवा और बारिश के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। जब रक्तबीज की माता ने लिन युआन को देखा, जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, तो उसे अचानक लगा
कि इस युवक का पथ रक्षक बनना शायद पिछले हजार हजार वर्षों में उसका सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा न केवल इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने इसे विश्व शुद्धिकरण में सफलतापूर्वक मदद की थी, बल्कि उसने इसे कभी न छोड़ने की मित्रता भी दिखाई थी। रक्तपात की माता चंद्र महारानी की सबसे अधिक आभारी हुआ करती थी, लेकिन लिन युआन का नाम उसके जीवन में चंद्र महारानी के समान ही महत्व के साथ अंकित रहेगा। रक्तपात की मां शून्य पर कदम रखा, लिन युआन के पास चली गई और एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। धन्यवाद, लिन युआन। मदर ऑफ ब्लड बैथ की अजीब औगरीब लेकिन मधुर आवाज सुनकर उसे आखिरकार राहत मिली। वह अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए चमकीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मदर ऑन ऑफ ब्लड बैथ, आप सफलतापूर्वक मिथक 2 तक पहुंच गई हैं। यह बहुत बढ़िया है। इतना कहते ही वह बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक प्रवाह के कारण उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था और वह अपने शरीर की सहनशक्ति की सीमा तक। जब रक्तबीज की मां ने बेहोश लिन युआन को देखा, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे पीली रेत से उठा लिया। जैसे ही उसने उसके चेहरे पर राह में चंद्र महारानी के समान ही महत्व के साथ अंकित रहेगा। रक्तपात की मां शून्य पर कदम रखा, लिन युआन के पास चली गई और एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। धन्यवाद, लिन युआन। मदर ऑफ ब्लड बैथ की अजीब औगरीब लेकिन मधुर आवाज सुनकर उसे आखिरकार राहत मिली। वह अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए चमकीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मदर ऑन ऑफ ब्लड बैथ, आप सफलतापूर्वक मिथक 2 तक पहुंच गई हैं। यह बहुत बढ़िया है। इतना कहते ही वह बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक प्रवाह के कारण उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था और वह अपने शरीर की सहनशक्ति की सीमा तक। जब रक्तबीज की मां ने बेहोश लिन युआन को देखा, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे पीली रेत से उठा लिया। जैसे ही उसने उसके चेहरे पर राहत भरी नजर देखी, रक्तबीज की मां की लाल आंखों से एक ठंडी आंसू की बूंद लिन युआन के बालों पर गिर गई। दुनिया में इसकी अजीब और गरीब लेकिन मधुर आवाज गूंज उठी। मैं, रक्तपात की मां, ने पथ रक्षक अनुबंध बनाया है और लिन युआन का पथ रक्षक बन गई हूं। जिस पथ की मैं रक्षा करती हूं, वह अब उस स्तर पर पहुंच गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं। मैं अपना जीवन अपने सामने के पथ की रक्षा करते हुए बिताऊंगी। मैं कानून ऋण की कसम खाती हूं कि अगर मैं शपथ तोड़ती हूं तो। रक्तपात की जननी ने अपने पैरों के नीचे की पीली रेत को देखा और थूकते हुए कहा, मैं लोएस बन जाऊंगी। जब लिन युआन की नींद खुली तो उसने पाया कि वह अपने कमरे में लेटा हुआ है। इसलिए उसने अपने सिर को छुआ। लंबे समय से आध्यात्मिक शक्ति के अतिरेक के कारण उसके सिर के अंदर सूजन जैसा दर्द महसूस हो रहा था। लिन युआन अपने बिस्तर से उठे और वेन यू और लियू जी का अभिवादन किया, जो उनके दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। उसके बाद वे नीचे अपनी हवेली के प्रवेश द्वार पर लंबे दालान में चले गए। उस समय उसने हमेशा की तरह रक्तबीज की मां की अजीब और गरीब लेकिन मधुर आवाज सुनी। तभी उसे राहत महसूस हुई। उसने अब उसे परेशान नहीं किया, जो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। इसके बजाय उसने अपना पेट सहलाया और डाइनिंग रूम की ओर चल दिया। अब उसे सबसे ज्यादा भूख का एहसास हो रहा था। लियू जी का उबला हुआ पौष्टिक दलिया मिट्टी के बर्तन में पक रहा था। लिन युआन के जागने का इंतजार कर रहा था। लिन युआन गर्म पौष्टिक दलिया खा रहा था जब उसे अचानक समय बीतने की शांति महसूस हुई। जब लियू जी और वेन्यू ने देखा कि लिन युआन ठीक है, तो उन्हें राहत मिली। वे चिंतित थे क्योंकि वह पूरे दिन बेहोश रहा था। लिन युआन ने दलिया खाया और अचानक किसी को याद किया। उसने वेन्यू से पूछा, वेन्यू, सीनियर हुक्वान कल वापस चले गए, है ना? वेन्यू ने उत्तर दिया, युवा गुरु वरिष्ठ हुक्वान कल नहीं गए थे। जब उन्होंने आपको बेहोशी की हालत में वापस आते देखा, तो उन्होंने आपका आधे दिन तक और इंतजार किया। चूंकि आप अभी भी नहीं जागे, इसलिए वे वापस चले गए और कहा कि वे कल आपसे मिलने आएंगे। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि हुक्वान ने वाकई उसके मजाक को गंभीरता से लिया होगा। हालांकि अगर हुक्वान, जो क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन है, हवेली में रहकर काम करता है, तो यह निश्चित रूप से लिन युआन के लिए अच्छी खबर होगी। उस समय मॉर्बियस की आवाज अचानक लिन युआन के दिमाग में गूंजी। युआन, ब्लड बैथ की मां के मिथक दज्जों तक पहुंचने के बाद विश्व अनुग्रह का एक निशान परमानंद की शुद्ध भूमि पर उतरा। जब आपके पास समय हो तो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आकर इसे देखें। लियू जी के पौष्टिक दलिया को खत्म करने के बाद लिन युआन अपने कमरे में लौट आया और तुरंत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया।
वह मॉर्बियस के स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन से छोटे कटोरे में 20 स्पिरिट क्यू क्रिस्टल पाकर आश्चर्यचकित हो गया और लगभग अपनी ही लार से उसका गला रुक गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई चीज उसकी गोद में गिर गई हो। उसे कुछ मिला था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह बहुत कीमती था। लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि वह इन 20 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के साथ अपने किसी भी काल्पनिक नस्ल के प्राणी या स्रोत प्रकार के जीवन रूप को सोने में बदल सकता है। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्या उन्हें पहले फैंटेसी नस्ल जैस्मिन लिली, चिमी या सोर्स सैंड को गोल्ड फैंटेसी नस्ल में प्रमोट करना चाहिए। युआन ने छोटे चूना पत्थर के कटोरे में 20 अंगूठे के आकार के स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को ध्यान से देखा और उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इन स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल में क्रिस्टल जैसी साफ बनावट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई अस्पष्ट गैस बह रही हो, और जब उस पर प्रकाश डाला जाता था तो वह कम स्पष्ट 7 रंगों वाला रंग उत्सर्जित करता था। लेकिन अगर कोई ध्यान से न देखे तो ये क्रिस्टल वाकई कुछ अनियमित टूटे हुए कांच के क्रिस्टल जैसे दिखते थे। हालांकि इन अनियमित टूटे हुए कांच के क्रिस्टल का मूल्य स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के मूल्य से अतुलनीय था। लिन युआन ने 20 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को देखा और अपने होठों को चटकाया। अगर ये क्रिस्टल तब नहीं बने होते जब वर्ल्ड ग्रेस की किरणें मॉर्बियस की शुद्ध भूमि पर उतरी थीं, जब मदर ऑफ ब्लडबाथ मिथक आइत्रो तक पहुंची थी, और इसके बजाय स्पिरिट क्यूई कंडेंसेशन के आधार पर बनी थी, तो इसमें कम से कम 140 दिन लगेंगे। यह इस शर्त पर था कि ऊर्जा अयस्कों की पर्याप्त आपूर्ति थी। लिन युआन इन स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करके अपने 3 फैंटेसी ब्रीड फे में से एक को गोल्ड आई फैंटेसी आई तक बढ़ा सकता है और उसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। हालांकि उन्हें अभी भी सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या उन्हें पहले अपनी जैस्मिन लिली, चिमी या सोर्स सैंड को गोल्ड फैंटेसी नस्ल में विकसित करना चाहिए। वह जो भी बढ़ाता वही उसका तुरुप का पत्ता बन जाता और उसकी युद्ध शैली भी बदल जाती तथा उसी की ओर अग्रसर हो जाती। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों की ताकत को जानने के बाद वह उतना आसान नहीं था जितना कि वह दिखता था। उसे जल्दबाजी का एहसास हुआ। चूंकि उसने रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था। ये 20 अप्रत्याशित रूप से प्राप्त स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल उसे ट्रम्प कार्ड प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। लिन युआन ने सोचा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं काती, तो वह रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में शामिल होने तक अपने 2 फैंटेसी ब्रीड फये को गोल्ड तक बढ़ा सकता था। वह गोल्ड आई एसिड कोरोजन क्वीन बी को भी बढ़ा सकता था। गोल्ड आई फैंटेसी ब्रीड फे में प्लैटिनम लड़ाकू शक्ति थी। यह प्लैटिनम लड़ाकू शक्ति उन लोगों के लिए सबसे बुनियादी ताकत थी जो रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश करना चाहते थे। कुछ चयन के बाद उन्होंने सिल्वर आई फैंटेसी आई जैस्मिन लिली को छोड़ दिया, क्योंकि इसकी ग्रेड बढ़ाने से उनकी उपचार क्षमता में वृद्धि ही होगी। यद्यपि उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर बहुत दुर्लभ और अत्यधिक मांग वाली थीं, और उनकी उपचार क्षमताओं को बहुत बढ़ाया जा सकता था। अगर जैस्मीन लिली एक गोल्ड फैंटेसी नस्ल की फय बन गई, तो यह रेडियंस 100 प्रतियोगिता में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेगी। इस प्रकार उसे चिमी और सोर्स सैंड के बीच चयन करना। कुछ चिंतन के बाद लिन युआन ने चिमी को सिल्वर आई फैंटेसी आई से गोल्ड आई फैंटेसी आई तक बढ़ाने का अपना इरादा छोड़ दिया। हालांकि अब यह उसका सबसे शक्तिशाली परी था और गोल्ड फैंटेसी नस्ल बनने के बाद अपने दीप्तिमान शरीर से एक ही वार में प्लेटिनम परी को भी मार सकता था। लेकिन इसकी प्रबल मारक क्षमता के बावजूद इसमें गलतियों के प्रति कम सहनशीलता थी। अगर चिमी रेडियंट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई की शुरुआत नहीं कर पाती, तो लिन युआन को हार का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा गोल्ड आई लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन बी ने कुछ हद तक चिमी के समान भूमिका निभाई। दोनों ही हाई बर्स्ट पावर वाली सिंगल टारगेट डैमेज यूनिट थीं। चिमी के गोल्ड फैंटेसी ब्रीड फे बनने के बाद उसे वास्तव में एक गोल्ड क्षमता प्राप्त होगी, अके जो कि लिन युआन नहीं चुन सकता था। चिमी अब केवल सिल्वर एक था और इसकी युद्ध प्रणाली अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुई थी। इसकी गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड क्षमताएं अभी भी अज्ञात थीं। इसलिए इसके ग्रेड को बढ़ाकर बढ़ावा देना केवल एक बड़ी अनिश्चितता थी। यद्यपि चिमी केवल और अधिक मजबूत होती जाएगी, लिन युआन को लगा कि सर्वांगीण स्रोत रेत अधिक उपयुक्त थी।
चाहे चिमी कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, वह केवल अपने हमले को मजबूत ही करेगी। यद्यपि सोर्स सैंड के हमले की तुलना चिमी के हमले के आधे से भी नहीं की जा सकती थी। जब इसे बढ़ाया गया था, सोर्स सैंड रक्षा और नियंत्रण पर अधिक केंद्रित था। चेन होंगफेंग के साथ पहले सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व के बाद लिन युआन ने एक लड़ाई में अपनी आत्म सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के महत्व को सीखा था। पॉइजन ब्यूटी के साथ दूसरे के बाद शायद उन्होंने आत्म सुरक्षा को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना और यहां तक कि महसूस किया कि यह आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। यदि जहर सुंदरी के पास खुद को बचाने और चिमी के घातक प्रहार से बचने की क्षमता होती, तो लिन युआन के लिए उसे हराना असंभव होता। हालांकि सोर्स सैंड सर्वांगीण था, लेकिन यह सिर्फ ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म था। अपनी पूरी क्षमता के बावजूद यह अभी भी बहुत कमजोर था। अब लिन युआन को जो करना था, वह था इसके ग्रेड को बढ़ाना और इसे कांस्य एक्स फंतासी आई से स्वर्ण आई फंतासी आई तक बढ़ाना। चूंकि उसने फैसला कर लिया था, इसलिए अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने वह छोटा चूना पत्थर का कटोरा उठाया और अपनी आस्तीन पर लटकी हुई रेत को पीली रेत के ढेर में बदल दिया। फिर उसने एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल उठाया और उसे पीली रेत के ढेर में फेंक दिया। पीली रेत ने तुरंत एक भंवर बना लिया, जो स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को केंद्र में रखकर तेज गति से बह रहा था। मैं स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल से ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था। लिन युआन के अनुबंधित फय और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों में स्रोत रेत सबसे खास थी। चाहे उसका ग्रेड कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसके पास अतिरिक्त क्षमताएं या विशेष कौशल नहीं होंगे। इसलिए जब स्रोत रेत सोने तक पहुंच गई, तो लिन युआन ने सोचा कि उसे अपने मौजूदा विशेष कौशल को बढ़ाना चाहिए। जल्द ही कांस्य एक्स काल्पनिक ए स्रोत रेत ने आत्मा क्यूई क्रिस्टल में ऊर्जा की विशाल मात्रा को अवशोषित कर लिया और रजत आई काल्पनिक आई छी तक पहुंच गया। एम्बर बटन के आकार वाले सोर्स सैंड का पिछला स्वरूप नहीं बदला, लेकिन यह अधिक सादा और कम ध्यान देने योग्य हो गया। उस समय जब स्रोत रेत को कांस्य एक्स काल्पनिक एक से रजत एक काल्पनिक एक में पदोन्नत किया गया था, लिन युआन ने तुरंत स्रोत रेत को थोड़ा कांपते हुए महसूस किया, क्योंकि इसने सावधानीपूर्वक और स्नेहपूर्वक एक बहुत ही अस्पष्ट मानसिक अनुरोध उसे प्रेषित किया था। प्राणी में आध्यात्मिकता थी और मौलिक स्रोत प्रकार स्रोत रेत भी वही थी। इसकी कम बुद्धि एक ऐसे बच्चे के समान थी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था। स्रोत रेत के मानसिक अनुरोध को महसूस करने के बाद वह चुपके से सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। सोर्स सैंड के विशिष्ट कल को इसके ग्रे के साथ बढ़ाया जाएगा। स्रोत रेत ने मानसिक अनुरोध भेजकर उससे पूछा था कि कौन सा विशेष कौशल बढ़ाना है। इसके 3 विशेष कौशल थे: रेत नियंत्रण, धातु उपभोग अभिव्यक्ति और बजरी आत्मा स्वीकृति। इसके कांस्य ग्रेड रेत नियंत्रण को फिर से बढ़ाया नहीं जा सका, इसलिए केवल धातु उपभोग प्रकटीकरण और बजरी आत्मा स्वीकृति ही बची रही। जब यह एक काल्पनिक नस्ल में रूपांतरित हुआ था, तब इसने 2 इच्छा शक्ति रूनों से इन 2 विशिष्ट कौशलों को समझ लिया था। लिन युआन ने इन 2 विशेष कौशलों के लिए वृद्धि विधियों को महसूस किया और विचार किया। यदि वह धातु उपभोग अभिव्यक्ति को बढ़ाने का फैसला करता है, तो यह केवल एक अतिरिक्त प्रकार की धातु को खा सकता है या एक अतिरिक्त रूप में बदल सकता है। दूसरी ओर, अगर वह ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है, यार, तो यह एक अतिरिक्त प्रकार के फी या आयामी जीवन रूप को खा सकता है। फिर यह एक के बजाय 2 प्रकारों को खा सकता है। मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन या ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस के बावजूद सोर्स सैंड की सीमा पूरी तरह से उसके ग्रेड पर आधारित थी। बढ़ाने के बाद इसमें जरा सा भी सुधार नहीं हुआ, इसलिए इसे बढ़ाना महज एक विविध परिवर्तन था। हालांकि लिन युआन को मन ही मन झटका लगा। यह अतिरिक्त परिवर्तन स्रोत रेत की ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के बराबर था। फिर भी उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय उसने सिल्वर आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड को एक बार फिर पीली रेत में बदल दिया। उसने एक के बाद एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को पीली रेत में फेंका और उसे उन्हें सोखने दिया। उनमें से 9 को खाने के बाद सोर्स सैंड में सिल्वर आई फैंटेसी आई से सिल्वर एक्स फैंटेसी आई तक आगे बढ़ गया। लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और आत्मा क्यूई क्रिस्टल को
पीली रेत में फेंकना जारी रखा जब तक कि शेष सभी 10 खत्म नहीं हो गए। जमीन पर पड़ी पीली रेत का ढेर अचानक भड़क उठा और उसमें से एम्बर रंग की चमक निकल आई। टुकड़े हवा में उठे और एम्बर क्रिस्टल बटन में संघनित हो गए। जैसे ही लिन युआन ने सोर्स सैंड को गोल्ड फैंटेसी ब्रीड बनते देखा, वह अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। सोर्स सैंड के गोल्ड आई फैंटेसी आई तक पहुंचने के बाद उसकी ताकत अब युवा पीढ़ी के टीयर 2 स्तर पर अटकी नहीं रहेगी। अगर वह वाकई टीयर 1 स्तर पर पहुंच गया, तो वह रेडियंस 100 सीक्वेंस की ताकत होगी। उस ताकत के स्तर पर फिर उस आप हार जाते हैं। गोल्ड फैंटेसी ब्रीड सोर्स सैंड के स्वरूप में कुछ बदलाव हुए थे। उसे अपने युद्ध कौशल को निखारना होगा। विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व आमतौर पर बहुत ही कड़ा होता था। बस एक चाल या एक मौका ही असली जीत या हार का फैसला कर देता था। अगर आप एक चाल आगे हैं, तो आप जीत जाते हैं। अगर आप एक चाल पीछे हैं, तो हालांकि यह अभी भी बिना किसी अस्तित्व के सरल था, ठीक वैसे ही जैसे जब यह सिल्वर में था, इसके एम्बर बटन आकार पर एक छाप थी। करीब से देखने पर लिन युआन ने एक जानकार मुस्कान दी। यह चेन ब्लेड और हार्ड पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन के कारण एक छाप थी। छाप पर पैटर्न कुछ हद तक फेरोमैंगनीज पैटर्न जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो एक रेशमी धागे ने एक चेन ब्लेड को घेर लिया हो और उसे एक छोटे से एम्बर बटन में बंद कर दिया गया हो, जिसकी बनावट अवर्णनीय रूप से कोमल थी। जैसे ही लिन युआन शांत हुआ, उसने स्रोत रेत को आदेश दिया, जिसका दिमाग पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट था। जब उन्होंने इसे सिल्वर से गोल्ड में प्रमोट किया, तो उन्होंने इसके एक्सक्लूसिव स्किल्स को बढ़ाने की दिशा चुनी थी। अगर उन्होंने ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस को बढ़ाया, तो स्पष्ट रूप से कहें तो यह सिर्फ सोर्स सैंड द्वारा उपभोग किए जाने वाले फेय की विविधता को बढ़ाने और इसकी मल्टी टारगेट क्षमता को बढ़ाने के लिए था। अगर लिन युआन के पास सिर्फ यही सोर्स टाइप आइटम होता और कोई दूसरा फय नहीं होता, तो वह इस खास हुनर को बढ़ाने में संकोच नहीं करता। हालांकि उसके पास रेड थॉर्न था, जो मल्टी टारगेट अटैक में फायदेमंद था। इसके अलावा सोर्स सैंड में मल्टी टारगेट के मामले में एक निश्चित हमला करने की क्षमता थी। ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस को दो तरह के फय को खाने देने के बजाय वह सिर्फ एक तरह के फय को खाने के लिए ज्यादा इच्छुक होगा, जो कि डायमेंशनल लाइफ फॉर्म हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन था। लिन युआन ने पत्ती के आकार का फेय भंडारण बॉक्स निकाला और खोज की तो पता चला कि उसमें लगभग 300 स्वर्ण हृदय भेदक आयरन लाइन थे। हालांकि उनमें से 1 दर्जन ऐसे भी थे जिनकी ताकत क्लास 3 के विदेशी कीटों से बढ़ाकर क्लास 4 के विदेशी कीटों तक कर दी गई थी। यह प्लैटिनम फे के समान था। लिन युआन ने गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड को पिछले हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन को थूकने दिया। फिर उसने सोर्स सैंड को हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन पर ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस का उपयोग करने देने की कोशिश की, जो प्लैटिनम आई एलीट के समान थी। गोल्ड फैंटेसी ब्रीड सोर्स सैंड ने इसे निगलने के लिए बहुत कम प्रयास किया। स्पष्ट रूप से यह हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन ग्रेवल स्पिरिट स्वीकृति की सीमा से बहुत दूर थी। कुछ प्रयोगों के बाद गोल्ड फैंटेसी एक सोर्स सैंड ने हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन पर ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस का इस्तेमाल किया, जो प्लैटिनम 3 फ्लॉलेस फये के समान था। यह हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन वह सीमा थी जिसे ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस झेल सकता था। जब सोर्स सैंड ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई पर था, तो यह गोल्ड फे के समान हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन को स्वीकार कर सकता था। इसलिए गोल्ड सोर्ट आई फैंटेसी आई पर था, तो यह प्लैटिनम एफ्लॉलिस के समान हार्ट पेनिट्रेटिंग आयरन लाइन को स्वीकार कर सकता था। यह कुछ ऐसा था जिसने लिन युआन को आश्चर्यचकित नहीं किया। सोर्स सैंड की बजरी स्पिरिट स्वीकृति में छिपी यह हृदय भेदक आयरन लिन लिन युआन का छिपा हुआ तुरुप का पत्ता थी। यह सबसे अप्रत्याशित क्षण में दुश्मन को घातक झटका दे सकती थी। इसके बाद उन्होंने ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस को नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके दूसरे विशेष कौशल मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने का विकल्प चुना। लिन युआन ने धातु परिवर्तन रूप और धातु के प्रकार को बढ़ाने के लिए अपने विशेष कौशल को उन्नत करने के लिए 2 अवसरों का उपयोग किया था, जिसे वह धातु उपभोग प्रकटीकरण के साथ उपभोग कर सकता था। दूसरे शब्दों में, गोल्ड आई फैंटेसी आई स्रोत सैंड का धातु उपभोग प्रकटीकरण अब 2 प्रकार की धातु को खा सकता है
और दो प्रकार के परिवर्तनशील धातु रूपों को याद कर सकता है। युआन ने सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन के पहले रूप के लिए चेन ब्लेड को चुना था क्योंकि यह हमले, बचाव और नियंत्रण के लिए अच्छा था। हालांकि दूसरे रूप परिवर्तन के लिए उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का विकल्प चुना। अपनी आत्म सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के केवल दो तरीके थे। एक था वार का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाना, जबकि दूसरा था अपनी गति और चकमा देने की क्षमता को बढ़ाना। चाहे वह कोई भी हो, सुरक्षा बढ़ाने के लिए वे एक उत्कृष्ट विकल्प थे। लिन युआन एक परिपक्व दिमाग वाला व्यक्ति था, इसलिए वह यह सब करना चाहता था। इससे पहले सोर्स सैंड केवल कांस्य एक्स फैंटेसी आर्म व स्रोत प्रकार की वस्तु थी। इस प्रकार लिन युआन ने धातु विशेषताओं के साथ मजबूत और तेज फेरोमैंगनीज को चुना था, जिसका उपयोग लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए चेन ब्लेड के साथ किया जा सकता था। भले ही सोर्स सैंड एक गोल्ड फैंटेसी नस्ल थी, फिर भी लिन युआन का इरादा फेरोमैंगनीज को बदलने का नहीं था। धातु का ग्रेड जितना कम होगा, सोर्स सैंड उतनी ही अधिक धातुओं को निगल सकता है। इसीलिए लिन युआन का इरादा स्रोत रेत को बड़ी मात्रा में फेरोमैंगनीज खाने देने का था। दूसरी धातु के विकल्प के लिए उसने सोने की धातु चुनने की योजना बनाई। इस दुनिया में सभी धातुओं की कीमत उनके वजन के हिसाब से तय की गई थी। लेकिन एक तरह की धातु थी जिसे बाहर रखा गया था, दिन और रात की आत्मा चांदी। डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का वजन लगभग नगण्य था, इसलिए इसकी कीमत इसकी मात्रा पर निर्भर थी। यह एक अत्यंत काली धातु थी। इतना काला रंग किसी को ऐसा महसूस करा सकता था कि डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर आसपास के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। हालांकि स्पिरिट क्यूई को चैनल करने के बाद यह एक बेहद सफेद रंग बन जाता था। यह सफेद रंग मटन फैट जेड जैसा था। हालांकि यह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता था, लेकिन इससे लोगों को भ्रम होता था कि डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर ऐसा कर सकता है। इसी वजह से इसे इसका नाम भी मिला था। ब्लैक डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर में केवल एक धातु विशेषता थी, तीक्ष्णता। सोने की धातु के रूप में डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर का एक पतला टुकड़ा अन्य सोने की धातुओं को काट सकता है। यह काटने की शक्ति पर निर्भर नहीं था, बल्कि डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर की तीक्ष्णता पर निर्भर था। हालांकि स्पिरिट क्यूई के इनपुट के साथ डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर सफेद और बहुत लचीला हो जाएगा। यह आसपास की हवा में हमले को तेजी से फैला सकता है। व्हाइट डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर में केवल एक प्रकार की धातु विशेषता थी, शॉक एब्जॉर्प्शन कुशनिंग। इस धातु विशेषता ने डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर को एक अत्यंत मजबूत रक्षा वाली धातु बनने की अनुमति दी। लिन युआन ने योजना बनाई कि स्रोत रेत की धातु उपभोग अभिव्यक्ति को दिन और रात, आत्मा चांदी को अपने दूसरे प्रकार की धातु के रूप में निगलने दिया जाए। उन्होंने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ दिया और क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान के साथ स्टार वेब पर लॉग इन किया। वह फेरोमैंगनीज और डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के बारे में पूछताछ करने के लिए स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में गए। उन्हें फेरोमैंगनीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, लेकिन डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के बारे में केवल एक ही खबर थी। दुर्लभ जीवन रूप मंडप में 10 घन मीटर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर की नीलामी 20 लाख रेडियंस डॉलर में की गई। लिन युआन को नहीं लगा कि इस गोल्ड डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर की कीमत बढ़ाई गई थी। इसके विपरीत 20 लाख रेडियंस डॉलर की कीमत डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के 10 क्यूबिक मीटर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में उसे इस धातु की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि केवल 1 घन मीटर की आवश्यकता थी, क्योंकि वह चाहता था कि स्रोत रेत अधिक मात्रा में फेरोमैंगनीज को ग्रहण कर ले। डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर जैसी धातु बहुत दुर्लभ थी और लिन युआन की उस तक पहुंच नहीं थी। हालांकि लिन युआन अपने गुरु चंद्र महारानी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। उन्होंने दुर्लभ जीवन रूप मंडप के माध्यम से डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के विक्रेताओं को एक निजी संदेश भेजा। डीप माउंटेन एल्डरलिन, बॉस, मैं स्टार वेब रेयर लाइफ फॉर्म पेवेलियन में 1 क्यूबिक मीटर गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर खरीदना चाहता हूं। मैं 5 करोड़ रेडियंस डॉलर की पेशकश कर सकता हूं। संदेश भेजने के बाद लिन युआन ने दुर्लभ जीवन रूप मंडप में फेरोमैंगनीज खरीदना जारी रखा। वहां फेरोमैंगनीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कई विक्रेता 5,000 किलोग्राम फेरोमैंगनीज बेच रहे थे। जिन खरीदारों को थोड़े से फेरोमैंगनीज की जरूरत थी, उनके लिए यह बहुत बड़ा बोझ था। हालांकि यह वही था जो लिन युआन चाहता था। एक बड़ी खरीदारी के बाद उन्होंने लगभग
1 लाख किलोग्राम फेरोमैंगनीज खरीदा। वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड कितना फेरोमैंगनीज खा सकता है, लेकिन एक क्यूबिक मीटर गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर को निगलने के बाद ये 1 लाख किलोग्राम कांस्य फेरोमैंगनीज निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। फेरोमैंगनीज खरीदने के तुरंत बाद लिन युआन ने देखा कि जिस विक्रेता को उसने संदेश भेजा था, उसने जवाब दिया था, धन और समृद्धि की शुरुआत, 5 लाख रेडियंस डॉलर बहुत कम है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। नाक खुदाई इमोजी। जब लिन युआन ने विक्रेता का संदेश देखा तो वह उदास हो गया। 10 घन मीटर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर की कीमत 10 दिन बाद नीलामी के अंत में बेचे जाने के बाद भी कभी भी 4 लाख 8 हजार रेडियंस डॉलर से अधिक नहीं होगी। इसलिए लिन युआन ने एक क्यूबिक मीटर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर खरीदने के लिए 5 करोड़ रेडियंस डॉलर की पेशकश की थी, जो पहले से ही बहुत ईमानदार थी। दूसरे पक्ष के रवैये और नाक खुदाई वाले इमोजी से लिन युआन को लगा कि दूसरा पक्ष इसे बेचने में ईमानदार नहीं था। हालांकि उसने फिर भी धैर्यपूर्वक जवाब दिया, डीप माउंटेन एल्डरलिन, एक क्यूबिक मीटर गोल्ड डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर के लिए 5 करोड़ 5 लाख रेडियंस डॉलर, क्या यह ठीक है बॉस? धन और समृद्धि का आगमन। यदि आप 6 लाख रेडियंस डॉलर की पेशकश करते हैं तो मैं इसे आपको बेचने पर विचार करूंगा। जब लिन युआन ने जवाब देखा तो उसने चैट विंडो बंद कर दी। हालांकि लिन युआन के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वह बेवकूफों की तरह अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा। लिन युआन अगर वास्तव में चाहता तो गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर प्राप्त कर था। किसी को इस तरह के रवैये से धोखा क्यों देना चाहिए? वह अपने फेस स्टोर पर वापस आया और एक खरीद अनुरोध पोस्ट किया। वास्तव में यह कहने के बजाय कि उसने एक खरीद अनुरोध जारी किया था, यह कहना बेहतर होगा कि यह एक वस्तु विनिमय अनुरोध था। उन्होंने जो संदेश पोस्ट किया वह था, मैं आपकी पसंद के कांस्य महाकाव्य फे का उपयोग एक क्यूबिक मीटर डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर और 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं के बदले में रहा हूं। लिन युअन इसे पोस्ट करने के तुरंत बाद ऑफलाइन नहीं गया, बल्कि कुछ आध्यात्मिक सामग्री लेने के लिए दुर्लभ जीवन रूप मंडप में वापस चला गया, जो झो जैक्सन के स्टोर में उपलब्ध नहीं थी और जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसी समय जब वह रेयर लाइफ फॉर्म में आध्यात्मिक सामग्री की तलाश कर रहा था तो उसका स्टार वेब अकाउंट पूरी तरह से फट गया। जब लिन युआन ने अपने नोटिफिकेशन चेक किए तो उसकी चैट में अनगिनत संदेश भर गए। युआन ने सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन के पहले रूप के लिए चेन ब्लेड को चुना था, क्योंकि यह हमले, बचाव और नियंत्रण के लिए अच्छा था। हालांकि दूसरे रूप परिवर्तन के लिए उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का विकल्प चुना। अपनी आत्म सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के केवल 2 तरीके थे। एक था वार का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाना, जबकि दूसरा था अपनी गति और चकमा देने की क्षमता को बढ़ाना। चाहे वह कोई भी हो, सुरक्षा बढ़ाने के लिए वे एक उत्कृष्ट विकल्प थे। लिन युआन एक परिपक्व दिमाग वाला व्यक्ति था, इसलिए वह यह सब करना चाहता था। इससे पहले सोर्स सैंड केवल कांस्य एक्स फैंटेसी एक स्रोत प्रकार की वस्तु थी। इस प्रकार लिन युआन ने धातु विशेषताओं के साथ मजबूत और तेज फेरोमैंगनीज को चुना था, जिसका उपयोग लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए चेन ब्लेड के साथ किया जा सकता था, भले ही सोर्स सैंड एक गोने देने का था। दूसरी धातु के विकल्प के लिए गोल्ड फैंटेसी नस्ल थी। फिर भी लिन युआन का इरादा फेरोमैंगनीज को बदलने का नहीं था। धातु का ग्रेड जितना कम होगा, सोर्स सैंड उतनी ही अधिक धातुओं को निगल सकता है। इसलिए लिन युआन का इरादा स्रोत रेत को बड़ी मात्रा में फेरोमैंगनीज खान उसने सोने की धातु चुनने की योजना बनाई। इस दुनिया में सभी धातुओं की कीमत उनके वजन के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन एक तरह की धातु थी। युआन ने खरीदारी करने के इच्छुक खरीदारों को छांटने और छांटने के लिए स्टार वेब संदेशों के स्वचालित फिल्टरिंग फंक्शन पर क्लिक किया। संदेशों की फिल्टरिंग संदेश की सामग्री पर आधारित थी, जिसका अर्थ यह भी था कि खरीदारों के संदेशों में 2 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों और एक घन मीटर डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर का सत्यापन शामिल था। लिन युआन ने पाया कि जिन संदेशों को स्टार वेब ने फिल्टर करने में मदद की थी, उनमें वह विक्रेता भी था जिससे वह अभी अभी डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर खरीदना चाहता था, जो धन और समृद्धि की शुरुआत करता है। लिन युआन ने संदेश खोला और 2 अपरंपरागत स्रोत प्रकार की वस्तुओं और एक घन मीटर डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर के सत्यापन को देखा। साथ ही एक संदेश भी देखा जिसने उसे चौंका दिया, धन और समृद्धि का आगमन। बॉस, मैं अभी व्यस्त था, इसलिए जवाब देने में देर हो गई। जब मैं खुद को यंग मास्टर कहता हूं तो यह एक पसंदीदा वाक्यांश है, इस पर ध्यान न दें।
लिन युआन मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि उसका क्या मतलब था। अगर यह वाकई एक पसंदीदा मुहावरा था, तो फिर धन और समृद्धि की शुरुआत ने इसे समझाने की जहमत क्यों उठाई? लिन युआन ने उसे उत्तर दिया, डीप माउंटेन एल्डर लिन, मैं इसे आपको बेच दूंगा यदि आप मुझे 2 क्यूबिक मीटर डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर और 3 स्रोत प्रकार की वस्तुएं दें। फिर लिन युआन ने धन और समृद्धि की शुरुआत के संदेश को बंद कर दिया और उन लोगों में से एक को चुना जिन्होंने उसे स्रोत प्रकार की वस्तुओं पर संदेश भेजे थे, और 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं के साथ एक खरीदार पर फैसला किया जो बहुत अपरंपरागत नहीं थे। लिन युआन इन स्रोत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता था, और इसी तरह उसके आसपास के लोग भी ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि स्रोत प्रकार की वस्तुएं एक ऐसी संपत्ति थीं जिनका कभी मूल्य ह्रास नहीं होता था। इसलिए स्रोत प्रकार की वस्तुओं का थोड़ा बहुत संग्रह करना उनके भंडार को समृद्ध करने के समान था। अंत में लिन युआन ने लिसन नामक एक खरीदार के साथ सौदा अंतिम रूप दिया, जिसने एक कांस्य महाकाव्य शक्ति अपराध प्रकार के कुत्ते को चुना। गोल्ड डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर को आसानी से प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं थी, लेकिन 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं को आसानी से निकाल पाना उस व्यक्ति की महान क्षमता को दर्शाता था। ऐसा व्यक्ति या तो राजा श्रेणी का और उससे ऊपर का विशेषज्ञ होता था, या फिर किसी संपन्न परिवार का मुख्य सदस्य होता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि ये सभी संदेश बिना किसी अपवाद के बहुत विनम्र थे, जिनमें कृतज्ञता की भावना थी। लिसन भी लिन युआन के मित्र सूची में एक स्थान के लिए पूछना चाहता था। स्टार वेब पर व्यापार करते समय धोखाधड़ी का कोई जोखिम नहीं था, चूंकि सौदा हो चुका था और खरीद आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके थे। इसलिए सौदे को रद्द करने वाले पक्ष को बड़ी मात्रा में जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर दूसरे पक्ष ने लेन देन का उल्लंघन किया, तो स्टार वेब जिम्मेदारी का पीछा करने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करेगा। गंभीर मामलों में न केवल उन्हें वास्तविक दुनिया में कड़ी सजा दी जाएगी, बल्कि से तख्वाकची से नहीं, बल्कि उन्हें स्टार वेब पर लॉग इन करने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए सुनो, जिसने अभी अभी लिन युआन के साथ लेन देन पूरा किया था, ने 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा सोना, दिन और रात की स्पिरिट, चांदी और 2 स्रोत प्रकार की वस्तुएं भेजी। यह व्यवहार बिल्कुल चाटुकार जैसा था। लिसन का व्यवहार कुछ और नहीं बल्कि लिन युआन पर अनुकूल प्रभाव डालना था, ताकि उसे फिर से व्यापार करने का मौका मिल सके। जैसे ही लिन युआन के परचेज विद नो लॉस स्टोर ने वस्तु विनिमय का संदेश भेजा, उसके छोटे स्टोर की प्रतिष्ठा स्टार वेब पर पूरी तरह से ज्ञात हो गई। उनके स्टोर ने पहले भी बहुत ध्यान आकर्षित किया था, तब भी जब वह उच्च मांग वाली फय बेच रहा था, जैसे कि ब्रॉन्ज यूसनेयास एंड एलीट स्पिरिट गैदर गोल्डफिश। हालांकि केवल निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर ही इस तरह के ध्यान में शामिल थे। बाद में भले ही उनके स्टोर ने सिल्वर यूसनियास बेचा, जिससे इसकी लोकप्रियता में उछाल आया, फिर भी पूरे स्टार वेब पर इसकी लोकप्रियता विशेष रूप से अधिक नहीं थी। इसका कारण यह था कि उनका स्टोर पहले कभी विशेषज्ञों को आकर्षित नहीं कर पाया था। लेकिन अब जैसे ही लिन युआन के वस्तु विनिमय की खबर फैली, उसके स्टोर ने तुरंत अनगिनत विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि इस दुनिया में कोई चीज आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए सबसे दुर्लभ थी, तो यह निश्चित रूप से कांस्य उच्च गुणवत्ता वाले फेय होंगे। लिन युआन के वस्तु विनिमय संदेश के लिए वह किसी विशिष्ट एपिक फय के साथ विनिमय नहीं करेगा। इसके विपरीत खरीदार एपिक फय की किसी भी प्रजाति को चुन सकता है। ऐसी वीर भावना इस एक स्टार खरीदारी विद नो लॉस स्टोर के पीछे की शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त थी। उनमें से सबसे ज्यादा हैरान जो जैक्सन थी। जब उसे इस बारे में पता चला, तो वह काफी देर तक सोच में डूबी रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो जैक्सन ने पहले सोचा था कि लिन युआन के परचेज विद नो लॉस स्टोर के पीछे एक क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्टोर के पीछे कम से कम एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर या एक शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर था। लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग आउट किया, और 2 घंटे से भी कम समय में उन्हें स्टार वेब पर खरीदी गई बड़ी मात्रा में कांस्य फेरोमैंगनीज और लिसन से 1 क्यूबिक मीटर गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर और 2 स्रोत प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई। लिन युआन ने 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उन्हें सिर्फ सामान के रूप में माना और उन्हें अपने पत्ते के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया। इसके बाद उन्होंने 5 सिल्वर फे भंडारण बक्सों के अंदर 1 लाख किलोग्राम फेरोमैंगनीज और गोल्ड फे भंडारण बक्से के अंदर
एक घन मीटर डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया। उसने दिन और रात की आत्मा चांदी को स्वर्णम काल्पनिक स्रोत रेत में डाल दिया और उसे निगलने दिया। डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर को खाने के बाद सोर्स सैंड में फेरोमैंगनीज को खाने के बाद की तुलना में विशेषताओं में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ। हालांकि सोर्स सैंड द्वारा बनाई गई बजरी हल्की और मजबूत हो गई। यद्यपि ऐसा परिवर्तन स्पष्ट नहीं लगता, लेकिन निस्संदेह यह रेत के पूरे समुद्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि थी, क्योंकि इससे बजरी का लचीलापन बढ़ गया, जिससे रेत को युद्ध में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। स्रोत रेत द्वारा इस दिन और रात आत्मा चांदी को निगलने के बाद लिन युआन ने इसे खिलाना शुरू कर दिया और इसे फेरोमैंगनीज को निगलने के लिए अपने विशेष कौशल धातु उपभोग प्रकटीकरण का उपयोग करने दिया। 1 लाख किलोग्राम फेरोमैंगनीज में से सोर्स सैंड ने रुकने से पहले केवल 85,000 किलोग्राम ही खाया। गोल्ड आई फैंटेसी सोर्स सैंड्स मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन इस बिंदु पर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी मात्रा में फेरोमैंगनीज से बनने वाले चेन ब्लेडों की संख्या आश्चर्यजनक होनी चाहिए। चेन ब्लेडों के संयोजन से कितने परिवर्तन उत्पन्न होंगे? चेन ब्लेड के संयोजन से एक पिंजरा बनाया जा सकता है, जा सकते और लक्ष्य को उसके अंदर बंद किया जा सकता है। अब लिन युआन के युद्ध मोड़ के आधार पर चेन ब्लेड के संयोजन में अधिक विविध परिवर्तन दिखाई देंगे। लिन युआन ने अभी जो किया था वह था सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन को पूर्ण होने देना। उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता सोर्स सैंड को डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर में हेरफेर करने देना और उसका दूसरा रूप लेना था। जैसे ही लिन युआन ने अपने मन में बनी आकृति को सोर्स सैंड तक पहुंचाया, उसने जल्द ही एक हल्के बनावट और उत्तम रूप के साथ एक काला पंख बनाया जो पूरी तरह से डे एंड नाइट स्पिरिट सिल्वर से बना था। फिर इस तरह के हजारों पंख पैदा हुए और लिन युआन की पीठ पर संयोजित हो गए। उसने धीरे से अपने 2 जोड़ी काले पंख फड़फड़ाए। वे इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था कि वे प्रकाश को अपने अंदर खींच लेंगे। उन्हें फड़फड़ाते समय चारों पंखों से सैकड़ों काले पंख उड़कर एक चक्र में चारों काले पंखों पर वापस आ गए। उस क्षण क्षण लिन युआन 4 पंखों वाले एक अंधेरे देवदूत में बदल गया था जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर सकता था।